नमस्कार दर्शक गण। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दर्द की जिसने हमारे देश में लाखों लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ घुटने के दर्द और गठिया की। यह समस्या अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही, बल्कि युवाओं और यहाँ तक कि बच्चों में भी देखने को मिल रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा? क्या यह हमारी जीवन शैली की वजह से है? क्या यह खान पान की गलतियों से जुड़ा है, या फिर कोई ऐसी बीमारी है जिससे बचना नामुमकिन है? इन तमाम सवालों का जवाब और साथ ही इसका सही इलाज, बचाव, ये तमाम बात आज मैं आपको इस बहुत ही आसान भाषा में समझाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि जो घुटने की बात मैं करने जा रहा हूं, इसकी हमारी शरीर में भूमिका क्या है, महत्व क्या है। तो आप अवश्य जानते होंगे साथियों कि घुटने हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण जोड़ जॉइंट्स में से एक है, और इसके लिए अपना कोई मसल नहीं होता। ये सिर्फ जॉइंट ही होते हैं जो पूरे शरीर का वजन ढोता है। यही हमें खड़ा होने, चलने, दौड़ने, सीढ़ियां चढ़ने और यहाँ तक कि जमीन पर पालथी मारकर बैठने की ताकत भी देता है। हमारे घुटने के भीतर कार्टिलेज नाम की एक मुलायम परत होती है जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाती है, और यह परत एक तरह का कुशन है जो हमारे वजन और गतिविधियों का दबाव सहती है। लेकिन जब यही कार्टिलेज घिसने लगती है, टूटने लगती है, तो घुटने में दर्द शुरू हो जाता है, और यही स्थिति आगे चलकर गठिया या ऑस्टियोआर्थराइटिस का रूप ले लेती है। क्यों बढ़ रहा आज घुटने का दर्द? आपने कभी गौर किया है? जो पहले यह समस्या 60 to 70 ईयर्स की उम्र वालों में देखी जाती थी, लेकिन आज हालात यह है कि 25 से 30 साल के युवा और यहाँ तक कि डॉक्टरों का कहना है कि 15 से 16 साल के बच्चे भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? क्या हमारी हड्डियां अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही, या फिर हमारी जीवन शैली इसकी असली कारण है? आइए इस वीडियो में इसे गहराई से समझते हैं। तो आज के सेडेंट्री लाइफ जो है, जहाँ की खेल कूद की जगह मोबाइल और स्क्रीन टाइम ने ले लिया। आपने देखा होगा कि पहले के दौर में बच्चे, हम खुद, हमारी पीढ़ी, सुबह से शाम तक बाहर हम खेलते थे। गुल्ली डंडा, गोली, गली कुची में क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, साइकिलिंग, दौड़, यही बच्चों का, हम सबको का रूटीन होता था। और यह न खेल केवल हमारे शरीर को फिट रखते थे, बल्कि हमारी हड्डियां, जोड़ों को भी मजबूती देते थे। लेकिन आज का नज़ारा बदला हुआ है। बच्चे घंटों मोबाइल, लैपटॉप, टैब या टीवी के सामने बैठे रहते हैं। वीडियो गेम, सोशल मीडिया ने खेल के मैदानों की जगह ले ली है, और इसका असर सीधा हमारे घुटनों पर पड़ रहा है। जोड़ों की जो प्राकृतिक मोबिलिटी है वो कम हो रही है, हमारी मसल्स कमजोर हो रही हैं। लंबे समय तक बैठने से ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है। यानी जिस उम्र में बच्चों की हड्डियों को सबसे ज्यादा गतिविधि चाहिए, उस उम्र में वो बैठने की आदत पाल रहे हैं, और यही भविष्य में घुटने के दर्द की नींव बन जाती है। अगर मैं दूसरे कारण की बात करूं साथियों, तो धूप की कमी और विटामिन डी की गिरावट। क्या आपने कभी गौर किया है कि आजकल के बच्चे को धूप में खेलते देखना कितना मुश्किल हो गया है? स्कूल से लौटकर वे सीधे घर आते हैं और एसी कमरे में बैठ जाते हैं, सीलिंग फैन के अंदर बैठ जाते हैं, रूम के अंदर ही सारा दिन रहते हैं, और यहाँ तक कि छुट्टियों में भी ज़्यादातर समय घर के भीतर ही बिताते हैं। लेकिन ये जो धूप है केवल रोशनी नहीं देती, यह हमारे शरीर को सबसे जरूरी विटामिन डी प्रदान करती है। यही विटामिन कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाता है और उन्हें मजबूत बनाता है। जब शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो हड्डियां और कार्टिलेज धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, और लंबे समय तक कमी रहने पर यही दर्द, सूजन और गठिया अर्थराइटिस का रूप ले लेती है।
आज भारत में लगभग 70% से अधिक लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है और यही एक बड़ी वजह है कि युवाओं तक में घुटनों का दर्द देखने को मिल रहा। तीसरा कारण अगर मैं बताऊं तो वह है जंक फूड और पैकेट वाले स्नैक्स। पहले के ज़माने में यानी हमारे ज़माने में घर का बना हुआ ही खाना लोगों की ताकत का राज हुआ करता था। दाल, सब्जी, दूध, दही, घी, मौसमी फल, ये सब रोजमर्रा के आहार का हिस्सा थे। आज हालात अलग हैं। बच्चे और युवा हर दूसरे दिन पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राई, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स पसंद करते हैं। इसका नुकसान क्या है? इन चीजों में एम्प्टी कैलोरीज और ट्रांस फैट भरपूर होते हैं। ये शरीर में इन्फ्लेशन, सूजन को बढ़ाते हैं। गाल इतने फूले रहेंगे, गला फूले, पेट फूले रहेंगे और यह बढ़ा हुआ वजन सीधा घुटनों पर पड़ता है और घुटने को जितना ज्यादा वजन उठाना पड़ता है उतना ही कार्टिलेज जल्दी घिसता है। यानी जंक फूड केवल मोटापा नहीं देता है, घुटनों की उम्र भी अपने साथ ले जाता है साथियों। और ये हमारी जो सेडेंट्री लाइफ है, खासकर एसी में कई लोग फैन में ही दिन भर रहते हैं, जहां पसीनों की कमी होती है। जरा सोचिए, सुबह ऑफिस जाने में कार में एसी, बस में एसी, कार ऑफिस पहुंचकर फिर से एसी, घर आने पर फिर से रूम में एसी। यानी पूरा दिन शरीर को न तो मेहनत करनी पड़ रही है शारीरिक रूप से, न पसीना बह रहा है। लेकिन ये जो पसीना बहाना होता है, जानते साथियों ये क्या करता? हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करती है। और ये सिर्फ ठंडक प्रदान करने के लिए ही नहीं है, यह हमारे मेटाबॉलिज्म और टॉक्सिन रिमूवल का हिस्सा है। आप देखते होंगे आपका पसीना कितना दुर्गंध करता है। इसमें वो विषैले पदार्थ, विषाक्त पदार्थ निकलते रहते हैं उस पसीनों के द्वारा। जब हमारा पसीना बहता है तो उन जॉइंट्स, मसल ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और आज की जीवन शैली, जिसे कह सकते हैं कि ऐसी जीवन शैली में होता क्या है, जहां हमेशा हम सोफा पर रहते हैं, बेड पर रहते हैं पड़े हुए, हमारा शरीर लेजी मोड में चला जाता है। हमारी मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं और जॉइंट्स पर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे यही आदत हमारी हड्डियों और घुटनों को नुकसान पहुंचाने लगती है। मैं बात करूंगा पांचवां कारण का, वजन बढ़ना और कसरत न करना। सबसे बड़ी वजह है आज का साथियों। याद रखिए, अगर आपका वजन सिर्फ 1 किलो बढ़ता है तो आपके घुटने पर उसका दबाव लगभग 3 से 4 किलो बढ़ जाता है। यानी अगर किसी ने 10 किलो वजन बढ़ा लिया है, जो उसका स्टैंडर्ड पैरामीटर है, तो उसके घुटनों पर रोजमर्रा की गतिविधियों में 30 to 40 केजी अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। अब सोचिए, यह बोझ अगर लंबे समय तक घुटने पर पड़ते रहे, वो कैसे सहन करेगा? कार्टिलेज जल्दी घिस जाएगा, दर्द और स्टिफनेस शुरू हो जाएगी और आगे चलकर अर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाएगा। और जब इसके साथ कसरत की कमी जुड़ जाती है तो घुटने के आसपास की मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं और यह स्थिति घुटने को और असुरक्षित बना देता है। साथियों, यह तो हुआ कारण की बात। अब आपको मैं बताऊंगा कि आखिर हम कैसे पहचानें कि हमारे घुटने हेल्दी हैं या नहीं। क्या हेल्दी टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास जाना है? आपने कभी सोचा है कि आपके घुटने कितने हेल्दी हैं? और हम में से अधिकतर लोग जब तक ध्यान ही नहीं देते तब तक, जब तक कि दर्द शुरू ना हो जाए, यानी गाड़ी जब तक एक्सीडेंटल मोड में ना हो जाए, इमरजेंसी में साइड में रोड के किनारे खड़े ना हो जाए, तब तक गैरेज नहीं जाएगा। यानी रेगुलर सर्विसिंग कुछ लोग कराते ही नहीं हैं। यही हालत होती है। घुटनों की ताकत समझने में कुछ आसान से टेस्ट हैं साथियों, जो मैं आपके साथ आज साझा करने जा रहा हूं, जिन्हें आप घर पर ही कर सकते हैं। और अगर ये छोटे छोटे टेस्ट आप आसानी से पास कर ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके घुटने अभी भी मजबूत हैं। लेकिन अगर इनमें दिक्कत आती है तो समय रहते देखभाल करना जरूरी है। आज हम इन्हीं टेस्ट के बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि अगर घुटने में कमजोरी दिख रही है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला टेस्ट क्या है जानते हैं साथियों? बड़ा ही आसान है।
क्या आप पालथी मारकर फर्श पर बैठ सकते हैं और 10 मिनट तक आराम से बैठ पाएंगे? अगर हां, तो इसका मतलब आपके घुटने, जांघ की मांसपेशियां और हिप जॉइंट ठीक से काम कर रहे हैं। और अगर नहीं, तो घुटनों में स्टिफनेस है। कार्टिलेज, जो हड्डियों के बीच का कुशन मैं बात कर रहा हूं, घिसना शुरू हो सकता है। मांसपेशियों की फ्लेक्सिबिलिटी घट गई है। क्यों जरूरी है पालथी बैठना? पहले तो हम पालथी मार के ही खाना भी खाते थे। हमारी पीढ़ी भी, हमारे पीछे वाले, डाइनिंग टेबल जब नहीं हुआ करता था, हम जमीन में ही आसनी लगा के बैठते थे, खाते थे। ये जो पालथी की मुद्रा होती है, जिसे सुखासन कहते हैं, आपके घुटने को पूरे रेंज ऑफ मोशन में लाती है। यानी जहां तक वो जा सकती, वहां तक फुल रेंज उसका फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल होता है। और यह जॉइंट्स की मोबिलिटी का सबसे आसान संकेत है। अब दूसरा टेस्ट बताता हूं। क्या आप पालथी मारकर बैठे हों और बिना हाथों का सहारा लिए खड़े हो सकते हैं? अगर हां, तो आपके घुटनों के आसपास की मांसपेशियां, जो क्वाड्रिसेप्स हैं, हैमस्ट्रिंग हैं, मजबूत हैं। साथियों, क्वाड्रिसेप्स जांघ के सामने स्थित होते हैं और घुटने को सीधा करने में मदद करते हैं। वहीं हैमस्ट्रिंग जांघ के पीछे वाले हिस्से होते हैं और घुटने को फोल्ड करने में, कूल्हे को फैलाने में मदद करते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके मांसपेशियों की ताकत कम हो रही है। घुटने के लिगामेंट्स हैं, इन पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है और भविष्य में स्टेयर क्लाइंबिंग, सीढ़ी पर चढ़ना और दौड़ने में दिक्कत होगी। क्यों जरूरी है यह टेस्ट? जानते हैं साथियों, क्योंकि हमारे घुटने केवल हड्डियों पर नहीं टिके होते, बल्कि आसपास की मांसपेशियों की ताकत उन्हें सपोर्ट करती है। जैसा मैंने बताया कि घुटने को अपना कोई मसल नहीं होता है, ये आसपास की मेस। अगर हमारी आसपास की मांसपेशियां मजबूत नहीं हैं, तो कार्टिलेज जल्दी घिसेगा और अर्थराइटिस का खतरा बढ़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा वो तीसरा टेस्ट, जो बेहद आसान है। क्या आप बिना थके और बिना दर्द के सिर्फ 20 मिनट लगातार चल सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं? अगर हां, तो आप मान सकते हैं कि आपके जॉइंट्स स्मूथली काम कर रहे हैं और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है। और अगर नहीं, तो थोड़ी देर चलने पर ही घुटने या टखने में दर्द शुरू हो जाता है, तो जॉइंट्स में इन्फ्लेशन, सूजन हो सकती है। कार्टिलेज घिसने के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। जब हम चलते हैं तो इनसे क्या पता चलता है जानते हैं साथियों? चलना एक लो इंपैक्ट एक्सरसाइज है। जैसे कहते हैं, जो मंत्रोच्चारण नहीं कर सकते हैं तो सीताराम सीताराम ही कर लीजिए। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है। यही हाल है वॉकिंग का। ये बिल्कुल ही लो इंपैक्ट, जहां बहुत ज़्यादा ऊर्जा खपत नहीं है, लेकिन बहुत ही प्रभावी है। अगर हमारे घुटने हेल्दी हैं, तो यह एक्टिविटी आसानी से हो जाएगी। लेकिन अगर थोड़े समय में ही रुकना पड़ता है, तो यह संकेत है कि ज्वाइंट हेल्थ गिर रही है। चौथा टेस्ट, क्या आप आराम से सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, वह भी बिना दर्द महसूस किए? अगर हां, तो घुटने के कार्टिलेज और मसल ठीक से काम कर रहे हैं। और अगर नहीं, तो कार्टिलेज घिस चुका है, वजन का बोझ घुटनों पर ज्यादा पड़ रहा है, अर्थराइटिस शुरू हो सकती है। क्यों सीढ़ियां का मैं उदाहरण बता रहा हूं टेस्टिंग के लिए? क्योंकि सीढ़ियां चढ़ते वक्त हमारी घुटनों पर बॉडी वेट का लगभग 3 गुना वजन उस पर दबाव पड़ता है। और अगर हमारे घुटने मजबूत हों, तो यह आसानी से झेल लेता है, और अगर नहीं, तो दर्द तुरंत शुरू हो जाता है। पांचवा टेस्ट और आखिरी टेस्ट, क्या आप उकड़ू बैठ सकते हैं, वहां थोड़ी देर आराम से रह सकते हैं? उकड़ू मतलब आप समझते होंगे, जो अपनी इंडियन सीट में हम बैठते थे पहले। अगर हां, मलासन, जो आपके घुटनों की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बेहतरीन है। अगर आप इंडियन स्टाइल भी आज यूज कर रहे हैं, तो अपने आप मान सकते हैं कि आपकी घुटने की मोबिलिटी है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी अभी भी है। और अगर नहीं, तो यह जॉइंट स्टिफनेस और कार्टिलेज डैमेज का साफ संकेत है। अक्सर ओवरवेट लोगों और बुजुर्गों इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है।
क्यों जरूरी है मलासन जानते हैं साथियों? क्योंकि इसमें घुटने अपने एक्सट्रीम फ्लेक्शन पूरी तरह मुड़ने में जाते हैं, उसके बाद फिर मुड़ ही नहीं सकते जब आप जमीन में बैठते हैं। और अगर घुटने हेल्दी नहीं होंगे तो यह टेस्ट करना नामुमकिन लगेगा। और अगर ये टेस्ट पास ना हो, ये पांचों टेस्ट, तो आपको क्या करना है? आपको दिक्कत होती है तो इसका मतलब है कि आपके घुटने को तुरंत देखभाल की जरूरत है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि समय रहते कदम उठाने पर स्थिति को सुधारा जा सकता है। और आज मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, आप सबों के लिए यही सॉल्यूशन लाया हूं, प्रिवेंटिव मेजर्स लाया हूं। वो क्या क्या कर सकते हैं अगर ये पांचों टेस्ट में एक में भी आप फेल हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, यही मैं यहां संपूर्ण वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। और अगर आपने अभी तक लिविंग हैप्पीली को सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें। क्योंकि आपके पास समय रहते सही कदम उठाते हैं तो स्थिति को सुधारा जा सकता है। और घुटने का हेल्थ का अंदाजा लगाने के लिए आपको किसी बड़े टेस्ट या मशीन की जरूरत नहीं है। बस मैंने जो 5 आसान टेस्ट करके बताया, आप चाहें तो मैं ये टेस्ट अगला वीडियो बना सकता हूं जिसमें करके भी दिखाऊं, जिसमें सिंपल पालथी मारकर बैठना सुखासन है, पालथी से बिना सहारे के उठना, 20 मिनट चलना, सीढ़ियां चढ़ना, मलासन, उकड़ू बैठना। अगर आप इन्हें आराम से कर पाते हैं तो सचमुच साथियों आप बधाई के पात्र हैं। आपको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घुटने हेल्दी हैं। लेकिन अगर दिक्कत आती है तो आप अब फर्दर लापरवाही करने का वक्त आपके पास नहीं रहा। तुरंत अपनी दिनचर्या, खान पान और एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए। याद रखिए, घुटनों की उम्र आपके शरीर की उम्र तय करती है। क्योंकि अगर घुटने सही हैं तो आप मूव करेंगे, और जब तक आप मूव करेंगे तब तक आपकी आयु भी सुरक्षित रहेगी। हमारी आयु क्षीण होने से पहले आप देखते होंगे लोग बेड रिडन हो जाते हैं, यानी कि उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, बंद हो जाता है, और वही फिर अंतिम सांस तक पहुंचाता है। हेल्दी घुटने का मतलब क्या होता है जानते हैं? अगर ये सक्रिय है तभी हमारी खुशहाल जीवन हो सकती है। दोस्तों, घुटने का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना हम दिल या दिमाग का करते हैं। कई लोग मजाक में बोलते भी हैं कि इसका दिमाग मुंडी में नहीं है, घुटने में है। तो घुटने की उतनी ही महत्ता है जितना हमारे मस्तिष्क का, दिमाग का। और जानते हैं साथियों, लोग सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं? जब भी हमसे कोई बीमारी जुड़ती है तो हम सबसे पहले तो गूगल पर सर्च करते हैं या अपने आस पड़ोस वालों से राय लेने लगते हैं, जैसे कि वही बहुत बड़ा एक्सपर्ट हैं। यहीं से शुरू होती है गलतियों की एक लंबी फेहरिस्त लिस्ट। खासकर घुटने के दर्द के मामले में लोग अक्सर 2 बड़ी गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं 2 गलतफहमियों की जो आपके घुटने को धीरे धीरे और ज़्यादा खराब करती है। हम सब ने कहीं ना कहीं यह सुना है कि रोजाना 10,000 कदम चलना हेल्थ के लिए जरूरी है। यह बड़ा पॉपुलर नैरेटिव है साथियों। यह सलाह बिल्कुल सही है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके घुटने पूरी तरह हेल्दी हैं। लेकिन अगर आपके घुटने में पहले से दर्द है तो जरा कल्पना करके देखिए कि रोजाना 10,000 कदम चलना आपकी बीमारी को और बढ़ा देगा, एग्रेवेट करेगा। क्यों? क्योंकि जॉइंट्स पर लोड बढ़ेगा। हर कदम पर आपके घुटने पर आपके शरीर का पूरा वजन पड़ता है। और अगर आप ओवरवेट हैं तो यह दबाव 2 गुना 3 गुना हो जाता है। ऐसे में कार्टिलेज, जो हड्डियों के बीच की कुशन है, यह तेजी से घिसता है, दर्द बढ़ेगा। ज्यादा चलने से जॉइंट्स में सूजन और स्टिफनेस बढ़ जाती है। आप देखे होंगे कि अचानक अगर कभी लंबी यात्रा आपने पैदल कर लिया, चाहे वैष्णो देवी या देवघर या कहीं पैदल यात्रा, तो आपके पैर फूल जाते हैं। वो क्यों होते हैं? यही जॉइंट्स में सूजन आ जाते हैं, स्टिफनेस बढ़ जाते हैं। और क्या होता परिणामतः जो दर्द मैनेजेबल था वह अब क्रोनिक लगातार हो जाता है। जो हीलिंग प्रोसेस होते हैं हमारे जीवन के नॉर्मल, वो रुक जाते हैं। जब आप दर्द की स्थिति में घुटने को और ज्यादा चलाते हैं
तो हीलिंग की बजाय माइक्रो डैमेज होने लग जाता है, यानी रिकवरी की जगह डीजेनरेशन तेज हो जाती है। तो इसके लिए सही तरीका क्या है? तो अगर दर्द है तो पहले आराम और फिजियोथेरापी जरूरी है। पेन फ्री होने के बाद चलना शुरू करें और शुरुआत सिर्फ 5 मिनट से करें और धीरे धीरे समय और दूरी बढ़ाएं। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजें कर रहे जैसे स्विमिंग या साइकिलिंग को प्राथमिकता दें। याद रखिए साथियों, चलना सेहतमंद है, मैं सदैव रिकमेंड करता हूं, लेकिन तभी जब आपके घुटने इसकी अनुमति दें, जबरदस्ती ना करें। और दूसरी गलतफहमी जानते हैं क्या होता है? दर्द होते ही कसरत शुरू कर दो, ये योगासन शुरू कर दो, ये कर दो, ये कर दो। यह सबसे बड़ी दूसरी गलती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर घुटने में दर्द है तो कसरत करके ही ठीक होगा, लेकिन यह सोच आधी अधूरी जानकारी पर आधारित है। क्यों यह गलत है जानते हैं? जब हम एक्यूट पेन के दौरान ग्रसित रहते हैं तो हमारी मसल ऑलरेडी स्ट्रेस्ड रहती है। उस समय एक्सरसाइज करने से हमारे घुटने पर अनवांटेड दबाव पड़ते हैं, उसमें स्ट्रेन आ जाते हैं। इससे हमारी मांसपेशियां और लिगामेंट में स्ट्रेन और बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। जब जॉइंट पहले ही से सूजा हुआ है और आप उस पर एक्सरसाइज का दबाव डालते हैं तो सूजन कम होने के बजाय और बढ़ जाता है। इससे लंबे समय की हानि होती है। यह हैबिट घुटनों की इंटरनल डैमेज को एक्सेलरेट करती है साथियों, बढ़ा देती है। बहुत बार लोग यही गलती करते करते कार्टिलेज इतना घिसा लेते हैं कि फिर उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। तो इसके लिए सही तरीका क्या है? तो स्टेप 1 मैं आपको बताऊंगा, पेन मैनेजमेंट। दर्द और सूजन होने की स्थिति में सबसे पहले जो आप काम करना है, आराम करें, आइस पैक का इस्तेमाल करें, हल्का तेल मालिश करें अगर डॉक्टर न मना करे तो। और स्टेप 2 है मेडिकल कंसल्टेशन। डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से जांच कराएं, पता करें कि ये दर्द का कारण मस्कुलर वीकनेस है, कार्टिलेज डैमेज है या वेट रिलेटेड इशू है। और तीसरा स्टेप है कंट्रोल्ड फिजियोथेरापी। जब एक्यूट पेन कम हो जाए तभी फिजियोथेरापी शुरू करें और शुरुआत नॉन वेट वियरिंग एक्सरसाइजेज से करें। धीरे धीरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्ट्रेचिंग ऐड करें और लास्टली स्टेमिना बिल्डिंग ट्रेनिंग करें। यानी सबसे पहले आराम करें, फिर इलाज और आखिर में एक्सरसाइज। और कौन कौन सी गलतियां करते हैं लोग जानते हैं साथियों? लोग जहां तहां कुछ भी बोला गया मीडिया उसे करने लग जाते हैं। ये करो, ये पहनो, ताबीज पहनो, ये खाओ, ये उच्चारण करो, ये करो। कई गलतफहमियां ऐसी हैं जो लोग अक्सर कर बैठते हैं। उसमें है सेल्फ मेडिकेशन। लोग काउंटर पर जाके दवा खरीद लेते हैं। कहाँ से सीख लिए? तो टीवी पर, इंटरनेट पर पेन किलर खा लेते हैं। वेट फैक्टर को इग्नोर करते हैं, मोटापा बढ़ने को नज़रअंदाज करते हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि जब हमारे शरीर का वजन 1 किलो बढ़ता है तो घुटने पर हम 3 से 4 किलो एक्स्ट्रा वजन दे रहे हैं। तो वजन घटाने के बजाय वो कुछ और करने में लग जाते हैं, पेन किलर खाते हैं। वो कारण को निदान नहीं करते हैं, वो टेम्पोररी इलाज के में जाते हैं। और गलतफहमियां होती है विटामिन डी डिफिशियंसी को नज़रअंदाज करना। जैसा मैंने बात किया है कि धूप में निकलने का रिवाज आज कितना घट रहा है, निकलते ही नहीं लोग, धूप में रहते ही नहीं है। और उस विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है उसे चाहते हैं कि दवा खा लें, विटामिन डी का टैबलेट खा लें। और गलतफहमियां हैं सिर्फ पेन रिलीफ पर ध्यान देना कि हमें घुटना में दर्द हो रहा, कोई पेन रिलीफ खा लें। तो यह टेम्परोरी पेन रिलीफ को इलाज समझ लेते हैं, जब तक गोली खाते रहते हैं, यानी कि उनका सेंसेशनल कम रहता है। वो समझते हैं कि यही समस्या का समाधान है, जबकि असली समस्या मांसपेशियों की कमजोरी और कार्टिलेज डैमेज होती है। साथियों, घुटने का दर्द सिर्फ बढ़ती उम्र की समस्या नहीं, आप यह समझ लीजिए कि यह हमारी गलत आदतों और गलतफहमियों का भी नतीजा है। और याद रखिए साथियों, सही जानकारी ही आपका सबसे बड़ा इलाज है। अगली बार जब कोई आपको कहे कि दर्द में भी चलते रहो, तो तुरंत
कसरत शुरू कर दो तो उन्हें यह वीडियो जरूर दिखाइए। हो सकता है आपकी एक सलाह, यही सही सलाह, वीडियो शेयर करने की किसी को ऑपरेशन टाल दे और उसकी जिंदगी आसान बना दे। साथियों, लिविंग हैप्पीली में मैं सदैव आपके जीवन को किस तरह से खुशहाल रखा जाए, यही लिविंग हैप्पीली का केंद्रीय भाव है और मेरे चैनल का आत्मा है कि आपको किस तरह से वो सिंपलेस्ट, चाहे वो योगासन हो, व्यायाम हो, मेडिटेशन हो, ध्यान हो, हमारे जीवन शैली को चेंज करने की वो प्रक्रिया हो, उन सब पर मैं ध्यान देता हूं ताकि आप इन सबों को एक प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर लें। क्योंकि मैं आपको यह तो अवश्य ही बता सकता हूं, डॉक्टर नहीं होने के नाते भी, कि आप क्या करें ताकि आप इस जाल में फंसे नहीं, यानी कि घुटना दर्द आपको कभी हो ही नहीं। तो यहां मैं आपके लिए 5 योगासन लेके आया हूं। अगर आप चाहते हैं तो इन 5 को मैं करते हुए भी दिखा दूं अगले वीडियो में, आप कमेंट करके लिखिए। तो पहला मैं जो योगासन आपको रिकमेंड करूंगा यह है ताड़ासन, माउंटेन पोज, यानी कि सीधा खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाएं, आप फिंगर टोज पर आ जाएं, पूरे शरीर को खींचिए। इससे क्या होता है जानते हैं? आपके पैर की मांसपेशियों को मजबूती मिलता है और घुटने पर अतिरिक्त दबाव भी नहीं पड़ता। दूसरा है वृक्षासन, ट्री पोज, एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को ऐसे ऐसे अंदर रखें और जोड़ लें। यह आपके घुटने की स्थिरता, स्टेबिलिटी और संतुलन को बेहतर बनाता है। तीसरा मैं बताऊंगा ब्रिज पोज, सेतु बंधासन, पीठ के बल आप लेट जाइए मैट पर, ब्लैंकेट पर, और घुटने मोड़ें और कूल्हे को ऊपर उठाएं। यह क्वाड्रिसेप्स और ग्लूट मसल को मजबूत करता है साथियों, जिससे हमारे घुटने पर लोड कम होता है। और चौथा मैं बताऊंगा विंड रिलीविंग पोज, सुप्त पवन मुक्तासन, पीठ के बल आप मैट पर ले जाइए और घुटने को छाती की ओर खींचें और उन घुटने को हाथ से ऐसे पकड़कर इस तरह से आप फ्रंट वाइज झूला झूलिए, आप साइड वाइज भी झूल सकते हैं। यह आपके घुटने को हल्की स्ट्रेच देता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। 5वां और अंतिम योगासन जो बताऊंगा वीरभद्रासन 2, एयर वॉरियर पोज 2, पैरों को चौड़ा कर कर ऐसे दोनों पैर को फैला लीजिए और घुटना, एक घुटना को मोड़ें और दूसरे को सीधा रखें और हाथ भी फैला लें। यह आपको थाई और काफ मसल मजबूत कराएगा और घुटने का अलाइनमेंट सुधारता है साथियों। अब मैं बात करूंगा उन एक्सरसाइज का जो योगासन कर नहीं पाते हैं। हालांकि ये 5 बिल्कुल ही सरल है, आप किसी भी समुदाय से हैं आप ये कर सकते हैं, किसी भी आयु वर्ग में हैं। ये 5 मैंने बिल्कुल ही सिंपल करके चुन के आपको बताया। अब मैं बात करूंगा वो 5 एक्सरसाइज जो फिजियोथेरापी मान सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज मान सकते हैं, जिसमें है हिल स्लाइड। ये बड़ा ही सिंपल है, 80 साल 90 साल के बुजुर्ग भी कर सकते हैं। आप बेड पर लेट जाइए, जो कि सदैव लेटते ही होंगे, पीठ के बल लेट जाइए, ये भी लेटते ही होंगे, और एक एक करके ऐसे आप पैर सीधा करके लेटे हैं, अब पैर को ऐसे 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 उठाइए, बटक की ओर इसको मोड़िए, सीधे अपने एड़ी को बटक में सटाने का कोशिश कीजिए जहां तक हो सके और फिर सीधा कर दे। इस तरह से आप स्लाइड करें बारी बारी से दोनों पैर को, तो सोए सोए ही हो जा रहा है, आप अपने बिस्तर पर ही कर सकते हैं। और अगर संभव हो तो हार्ड सरफेस यानी जमीन पर, मैट पर करें। तो किसी भी आयु वर्ग यह कर सकते हैं हिल स्लाइड। इससे आपकी घुटने की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी साथियों, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो दूसरा एक्सरसाइज मैं बताऊंगा इसे कहते हैं स्टेप अप्स, लो स्टेप्स। आपके घर में अगर कोई छोटा 4 इंच वाला, 5 इंच वाला, 6 इंच वाला तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 इंच वाला तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो छोटी सी स्टेप्स है या कोई पीढ़ा है, कोई स्टेप सी है, 2 ईंट ही रख लीजिए, प्लेटफॉर्म पर चढ़िए और उतरिए, चढ़िए और उतरिए। इससे आपके घुटना और जांघ दोनों की ताकत बढ़ेगी। आपको नहीं हो पा रहा तो आप कुछ सपोर्ट लेके एक सीढ़ी पर चढ़िए, फिर उतरिए, फिर चढ़िए, फिर उतरिए। इसके लिए तो कोई खास इक्विपमेंट, जिम जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा एक्सरसाइज जो है काफ रेजेज, ये जो हमारी पिंडली होती है साथियों, जो सिन के पीछे वाला भाग होता है, दीवार पकड़कर पंजों के बल ऊपर नीचे उठें, ऐसे ऐसे आप पकड़ लें,
कुर्सी को पकड़ लें ऐसे, सिंपल, दोनों पैर को सटा के आप उठिए। इससे आपके काफ और एंकल दोनों में मजबूती आएगी और जिससे घुटने का दबाव भी कम होगा। और चौथा है, जहां आपको रेसिस्टेंस बैंड की ज़रूरत पड़ेगी, नी एक्सटेंशन करना है, आप कुर्सी पर बैठ जाइए। अगर नहीं है आपके पास रेसिस्टेंस बैंड तो आप बैठ के ही ऐसे पैर सीधा कीजिए, फिर फोल्ड कीजिए, बैठ के सीधा कीजिए, फिर सीधा कीजिए। इससे आपके क्वाड्रिसेप्स जो फ्रंट वाले हैं मसल, ये मजबूत होंगे और घुटने को सपोर्ट मिलता है। और अंतिम एक्सरसाइज जो पांचवा मैं बता रहा हूं, साइड लाइंग लेग लिफ्ट्स, यानी कि करवट लेकर आप लेट जाएं, जो कि आप लेटते ही होंगे, कोई खास ऐसे मुद्रा तो मैं बता नहीं रहा हूं। और ऊपर वाला पैर ऐसे जितना ऊपर उठ सकता है सीधा रख के, या कोशिश कीजिए ऐसे फोल्डेड ना हो, घुटना सीधा रख के ऐसे जितना ऊपर उठता है उठाइए, बारी बारी से लेग स्विच कीजिए। इससे क्या होंगे, जो साइड वाले हैं, इसे बोलते हैं हिप एब्डक्टर मसल, इसमें मजबूती आती है जो घुटने को स्टेबिलिटी में मदद करते हैं। यानी कि आप अपने घुटने को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो कोई भी तरीका नहीं है जिसमें आप घुटने को मजबूत कर सकते हैं। आपको करना है उनके आसपास वाले सारे मसल, चाहे वो क्वाड्रिसेप्स हो, हैमस्ट्रिंग हो, एब्डक्टर मसल हो, काफ मसल हो, इन्हीं सब पर आप काम कर सकते हैं। यानी कि आपको रूम बनाना है तो रूम नाम का कोई चीज़ नहीं है, आपको कायदे से दीवार बनाते हैं और उस दीवार से घिरे हुए चीज़ को हम कमरा कहते हैं और रह रहे हैं। यही चीज़ घुटना के साथ भी होती है। अगर आप घुटना को मजबूत करना चाहते हैं तो उनके आसपास के सारे मसल मांसपेशियों पर काम कीजिए। और ये जो हमने 5 बताए योगासन, 5 एक्सरसाइज, इन आसनों और एक्सरसाइज को करते समय यह अवश्य ध्यान रखें कि आपकी शुरुआत बिल्कुल धीरे धीरे हो और 8 से 10 रेपिटेशन ही करें, इससे ज़्यादा न करें। ऐसा नहीं कि शुरू में ही जोश में आके आज ही पूरा दर्द खत्म कर देंगे, पूरा निरोग हो जाएंगे, यंग हो जाएंगे। ये करने की चूक न करें साथियों। दर्द अगर हो रहा है तुरंत रुक जाएं, डॉक्टर फिजियोथेरापिस्ट की सलाह के अनुसार ही रेगुलर प्रैक्टिस शुरू करें। मैं बता दिया, सिर्फ यही शुरू ना कर दें, हो सकता है आपके सिचुएशन को और एग्रेवेट कर दे। आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। अगर आपको लगता है कि बीमारी आ चुकी है, परेशानी है, तो ये वीडियो पर्याप्त नहीं होगा। आप सबों को मैं डिस्क्लेमर बता दूं साथियों कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। मैं आप सबों के सेहत के लिए, जागरूकता के लिए, सजगता के लिए यह वीडियो बनाया हूं, ताकि आप लोग डॉक्टर के पास जा न सके, जाने की नौबत ना आए। लेकिन अगर आपको लगता है कि परेशानी है, आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं, क्योंकि आज के समय में डॉक्टर के बिना, इस टेक्नोलॉजी के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, दीर्घायु नहीं बना सकते अपने आप को। आज अगर मानव इतिहास सुधर रहा, हमारी लाइफ स्पैन बढ़ रही है, तो निश्चित है इन डॉक्टर्स के वजह से, मेडिकेशन के वजह से, उन टेक्निक की वजह से, उन टेक्नोलॉजी की वजह से। उन सबों को सम्मान करना है। अगर आपको लगता है कि परेशानी ज़्यादा है, आप अवश्य डॉक्टर के पास जाएं, अच्छे हॉस्पिटल में जाएं। और घुटने की जहां तक सेहत की बात है साथियों, तो ये सिर्फ हमारे एक्सरसाइज से नहीं होने वाले, इनके लिए हमें खान पान और सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत होती है। जहाँ तक खान पान की बात है, तो अगर आप सामान्य हैं, यह वीडियो बिल्कुल सामान्य लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, तो क्या जरूरी है सही आहार। हमारे शरीर की जो हड्डियाँ हैं, ज्वाइंट्स हैं और खासकर मांसपेशियाँ, उसी पर टिके होते हैं हमारे घुटने। जो हम खाते हैं, अगर हम गलत खान पान करेंगे तो घुटनों की सूजन, कमजोरी और कार्टिलेज घिसने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। और वहीं अगर हम पौष्टिक आहार लेते हैं तो इन समस्याओं को धीमा करते हैं और कभी कभी उल्टा सुधार भी ला सकते हैं। तो अगर आहार की बात की जाए, डाइट, तो इसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा हरी सब्जियां और सलाद की, जिसमें पालक, मेथी, सरसों, ब्रोकली, पत्ता गोभी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें। इनमें क्या होता है जानते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन के का अच्छा स्रोत इन्हें माना जाता है, और जो कि हमारे हड्डियों को मजबूत करती हैं और सूजन कम करती हैं। सलाद में खीरा, टमाटर, गाजर, मूली शामिल करें, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं जो हमारे आयु वृद्धि के लिए काम करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को रिपेयर करते हैं। और ताजे फल साथियों, इनका तो कहना ही नहीं है।
खासकर संतरा, मौसमी, अमरूद और स्ट्रॉबेरी जैसे सीजनल फ्रूट्स, जिनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कोलाजेन फॉर्मेशन में मदद करते हैं। और ये कोलाजेन ही जानते हैं कार्टिलेज की सबसे अहम परत होती है। और पपीता और तरबूज बड़े ही सस्ते होते हैं, पचने में भी हल्के होते हैं और शरीर को हाइड्रेशन देते हैं। और ये हाइड्रेशन हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट रखने में मदद करते हैं। लुब्रिकेशन समझ रहे होंगे, लिक्विड से आता है। और वो लिक्विड कहाँ से आता? वाटर से आता। तो अपने शरीर में जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट्स आप लेंगे, स्वाभाविक है लुब्रिकेंट्स बढ़ेंगे और जॉइंट्स के इशू नहीं होंगे। कई लोग पानी पीते ही नहीं हैं, बहुत कम पानी पीते हैं और बोलते हैं मेरे जॉइंट का प्रॉब्लम है। अगर आप लिक्विड नहीं ले रहे हैं तो कहाँ से लुब्रिकेंट आएंगे? उसका जड़ है आप जल का सेवन करें, 3 से 4 लीटर पर डे पीजिए, देखिए अपने आप जॉइंट पेन कैसे खत्म हो जाता है। अगर मैं पानी की बात करूं तो नारियल पानी और पर्याप्त मात्रा में जल ग्रहण करें। ये नारियल पानी में क्या होता है जानते हैं साथियों? पोटेशियम रिच होता है और सूजन कम करने में मदद करता है। वहीं पानी की कमी अगर हो जाए तो हमारे जॉइंट्स में स्टिफनेस को बढ़ावा देती है। इसीलिए हमें कम से कम 8 से 10 गिलास जरूर पानी पीजिए। पानी तो अभी इतना महंगा नहीं हो गया। और अपने आहार में प्रोटीन युक्त आहार लीजिए, चाहे वो दाल से लें, चना से लें, राजमा से लें, सोया से लें, अंडा या मछली अगर नॉनवेज खाते हैं तो। ये हमारे मांसपेशियों और कार्टिलेज को रिपेयर करने के लिए जो आवश्यक प्रोटीन होते ये मुहैया कराती है। और अगर हमारे मांसपेशियां मजबूत रहेंगी तो घुटने पर दबाव कम होगा। और अगर मैं हेल्दी फैट्स की बात करूं, जो कि आते हैं अलसी, अखरोट, बादाम और नॉनवेज है तो मछली में मौजूद, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो इन्फ्लेशन को कम करते हैं। अगर मैं बात करूं तिल और सरसों का तेल, तो मॉडरेट मात्रा में इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि बंद कर दें, थोड़ा सा मात्रा इसकी घटाएं। और अगर आहार में कैल्शियम और विटामिन डी की बात करूं कि कहाँ से मिले, तो इनके प्रमुख स्रोत जो हैं दूध है, दही है, पनीर है, तिल के बीज हैं। ये सब कैल्शियम के अच्छा स्रोत माने जाते हैं। और सूरज की रोशनी साथियों, ये तो बिल्कुल मुफ्त है। रोज 15 से 20 मिनट क्या हम बिता सकते हैं? अगर आप 10 मिनट भी सनलाइट की एक्सपोजर लेते हैं सही समय पर, बिफोर 9 o'clock, ऐसा नहीं कि 2 बजे दोपहर में, तब तो सनबर्न हो जाएगा, तब आपको विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगा। अभी तो मैंने बताया कि ये सब करना चाहिए आहार की श्रेणी में, लेकिन किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, यानी कि डोंट्स क्या है? तो जंक फूड और प्रोसेस्ड स्नैक्स जो हैं साथियों, इनमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, शुगर होते हैं, जिसमें सोडियम अधिक होता है और यह सूजन को बढ़ाते हैं और हमारे वजन को भी बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कि आइसक्रीम को आइस कंडीशन में ही रखने के लिए नमक दिया जाता है और उस नमक में क्या है? सोडियम है, जो कि उस आइस को फ्रोजन कंडीशन में ही रखता है। यही चीज़ होता है जब हम भी सोडियम की मात्रा को लेते हैं तो जो भी शरीर से निकल जाना चाहिए वाटर कंटेंट्स, उनको ये होल्ड कर लेता है। आप समझ पा रहे होंगे साथियों, मैं कोशिश कर रहा हूं इसे बिल्कुल तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। और जब हम अत्यधिक तला भुना और मसालेदार भोजन खाते हैं साथियों, तब क्या होता जानते हैं? जो हम सबों का फेवरेट होता है, अगर आप हेल्थ से समझौता करना चाहते हैं तो यह हमारे पाचन तंत्र पर भार डालता है और जो सृजन की प्रवृत्ति होती है, जेनरेशन, इसको बढ़ा सकती है। इसके कई कारण होते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि इसमें क्या होते हैं तले भुजे भोजन में, आप ही बताइए। इसमें तेल और वसा जो फैट्स हैं, इनकी मात्रा बहुत अधिक होती है और वसा को पचाना हमारे शरीर के लिए बड़ा कठिन होता है। इसमें ज़्यादा समय लगता है, इससे पेट भारी महसूस होता है और एसिड रिफ्लक्स या अपच, इंडाइजेशन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। वहीं अगर आप अधिक मसालेदार स्पाइसी फूड्स खाते हैं, मिर्च खाते हैं ज़्यादा, तो ये हमारे डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं, इनके स्राव को असंतुलित कर देते हैं। जैसे आप कोई केमिकल बनाना चाहते हैं लेकिन उसमें बैलेंसिंग जो रेशियो चाहिए वो नहीं देंगे तो होगा, वो प्रोडक्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। यही चीज़ ये स्पाइसी प्रोडक्ट्स कर देते हैं। और जो हमारे स्टोमिक की बनावट है, अमाशय की जो संरचना है,
बुनियादी संरचना। तो इसमें क्या होते हैं, लाइनिंग होते हैं साथियों, और इस पर इरिटेशन आ जाते हैं उस पेट की परत पर, और हो सकती है जिससे गैस्ट्रिक समस्या, अल्सर या एसिडिटी बढ़ जाती है। और इन तले भुने भोजन में क्या नहीं होता है जानते हैं साथियों? सबसे जरूरी जो हमारे शरीर के लिए होता है डाइटरी फाइबर, वो लगभग नहीं के बराबर होता है। और ये फाइबर हमारे शरीर में झाड़ू पोछा के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो भी अवशिष्ट पदार्थ है इसे बाहर ले जाने के काम करते हैं, और तले भुने में ये बिल्कुल होता ही नहीं। जो हमारे भोजन जो हम करते हैं तले भुने, ये हमारे आंतों में धीरे धीरे चलता है, जबकि वही फाइबर युक्त अगर खाएंगे फास्ट से मूव होगा, उसे एक व्हील मिल जाता है, और कब्ज की समस्या की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है जितना ज़्यादा तले भुने आप खाते हैं, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं होगा। अब क्या होता है, जब पेट को कठिन भोजन पचाना पड़ता है तो शरीर को अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, और यही कारण होता है कि जब हम अगड़म बगड़म जंक फूड सब खा लेते हैं तो कुछ ही देर में सुस्ती आ जाता है। यह असर हमारे मस्तिष्क पर पहुंच जाता है, उसे आराम की जरूरत पड़ती है। हम तो खाए थे ऊर्जा के लिए, लेकिन वो हमारे शरीर का बाकी जितना ऊर्जा सबको ड्रेन करके पूरे ही खुद ही इस्तेमाल कर लेता है, और यही हमें थकान व नींद महसूस करा देती है। यानी कि हम कम प्रोडक्टिव रहते हैं जब ज़्यादा जंक फूड खाते हैं साथियों। और वसा और मसालों के कारण क्या होता है सबसे ज़्यादा जानते हैं? हमारे आंतों में गैस का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे पेट फूल जाता। कई लोग ब्लोटिंग जो बोलते हैं, पेट ढप ढप करता, फूल जाता और असुविधा होती है। और वहीं जो आज शुगर और कोल्ड ड्रिंक्स का जो रिवाज है, ये जानते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होता है? फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो कैल्शियम ऑब्जर्वेशन को कम करता है, कैल्शियम को सोखने नहीं देता खून में, हड्डी में। और ये एक्सेस शुगर शरीर में क्रोनिक इन्फ्लेशन को ट्रिगर करता है। और कई लोग जो नॉनवेज होते हैं, प्रोसेस्ड मीट, लाल मीट जो मटन वाले होते हैं, ये सब, इनसे क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिससे हमारे जॉइंट पेन और गाउट जैसी समस्याएं हो जाती हैं। साथियों, यह तो था आहार का कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा जो तत्व है वह है सप्लीमेंट्स, संतुलित आहार। साथियों, जो मैंने बात किया सबसे पहले जरूरत है, लेकिन कई बार क्या होता है, केवल आहार से ही सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, और ऐसे में जरूरत पड़ती है सप्लीमेंट्स की। निश्चित ही है, ये सप्लीमेंट्स आपको हमेशा इस वीडियो के आधार पर नहीं या किसी और वीडियो के आधार पर नहीं, आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही मेटिकुलसली लेनी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर सिर्फ वीडियो नहीं दिखाते, वो आपके कंप्लीट बॉडी का स्कैनिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, आपके फैमिली हिस्ट्री को देखते हैं, आपके उम्र को देखते हैं, जेंडर को देखते हैं, आपके वर्किंग कंडीशन को, आपको लाइफ स्टाइल, सब कुछ अध्ययन करके प्रिस्क्राइब करते हैं। यहां मैं यह सप्लीमेंट्स की जानकारी दे रहा हूं महज सजगता के लिए, ताकि आप जान सकें कि वो सप्लीमेंट्स क्या करता है आखिर। तो पहला सप्लीमेंट्स आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसके स्रोत होते हैं फिश ऑयल कैप्सूल्स, फ्लेक्सीसीड ऑयल सप्लीमेंट। और इसके लाभ क्या होते हैं? हमारे शरीर के जॉइंट्स की सूजन, जो इन्फ्लेशन है, इनको कम करता है। जो मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह जगने का मन ही नहीं करता, ये दर्द में राहत देता है। और आमतौर पर यह 1000 mg पर डे, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है। दूसरा सप्लीमेंट आता है ग्लूकोसामाइन। यह शरीर में नेचुरली कार्टिलेज बनाने वाला कंपाउंड है साथियों, और ये सप्लीमेंट लेने से कार्टिलेज डीजेनरेशन धीमा हो जाता है। डीजेनरेशन तो होगा ही, क्योंकि हमें एक दिन परमात्मा के पास पहुंचना है। इस प्रक्रिया को धीमा कर देता है। अक्सर कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट के साथ यह मिलता है, और असर धीरे धीरे 2 से 3 महीने में इसके दिखते हैं। और तीसरा सप्लीमेंट है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, जो कार्टिलेज को कुशनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी देने में मदद करता है, सूजन और पेन को भी कम करता है, और ग्लूकोसामिन के साथ लेने वाले जो सिनर्जेटिक इफेक्ट देता है। और चौथा सप्लीमेंट होता है हाइलुरोनिक एसिड। यह क्या करता है? सिनोवियल फ्लूइड जो होते हैं हमारे शरीर में, इसका मुख्य घटक है, जो ज्वाइंट्स को लुब्रिकेंट देते हैं, जो ग्रीस बोलते हैं ना, वही है ये।
सप्लीमेंट्स या इंजेक्शन से जॉइंट मूवमेंट स्मूथ होता है, खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस में यह बड़ा ही लाभकारी होता है। और पांचवा सप्लीमेंट है विटामिन डी और कैल्शियम। विटामिन डी डिफिशियंसी होने पर कैल्शियम ऑब्जर्व ही नहीं हो पाता साथियों हमारे शरीर में। इन दोनों का संतुलन हड्डियों की मजबूती के लिए अति आवश्यक है, जो कि 600 to 800 IU विटामिन डी और 1000 to 1200 mg कैल्शियम, जो कि डॉक्टर की सलाह पर ही आपको लेना, मेरे वीडियो के आधार पर कदापि नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं, यह सिर्फ सजगता के लिए वीडियो है, इलाज के लिए नहीं साथियों। छठा जो सप्लीमेंट आता है कोलेजन सप्लीमेंट्स, जो कार्टिलेज की मरम्मत करती है और उसमें इलास्टिसिटी में मदद करते हैं, जो कि हमारे त्वचा और हड्डियां दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। तो हमें किन बातों का ध्यान देना है? तो सबसे पहला जो मैं बार बार डिस्क्लेमर बोल रहा हूं, डॉक्टरों से सलाह जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति की उम्र, वजन, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, उनके वर्किंग इन्वायरमेंट, उनके खान पान की शैली, स्टेपल डाइट, इन्हीं तमाम चीज़ों पर निर्भर करता है कि उनकी सप्लीमेंट की सही खुराक क्या हो, कौन से हो, वो एक विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। और ये सप्लीमेंट साथियों कोई दवा नहीं है, ये सपोर्ट करते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल सुधार और एक्सरसाइज जरूरी होता है। और सबसे ज़्यादा जरूरी क्या हो जानते हैं? कंसिस्टेंसी। सप्लीमेंट्स का आधा असर जो होता है वो तुरंत नहीं आता, इन्हें नियमित और लंबे समय तक लेना पड़ता है। साथियों आप यह जरूर जानिए, क्वालिटी मैटर्स। हमेशा भरोसेमंद कंपनी के जो ब्रांडेड हैं उनके सप्लीमेंट्स चुनें। सस्ते और बिना प्रामाणिकता वाले प्रोडक्ट्स नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। हम कहीं से भी ऐसे कुछ भी ले लेते हैं, ये आपको फायदे की जगह हानि पहुंचा सकते हैं। और खासकर जब घुटने की सेहत की बात की जाए तो यह केवल कसरत करने से नहीं, बल्कि सही खान पान और पोषण से भी जुड़ी हुई है। याद रखिए साथियों, अगर आप समय रहते अपने खाने पीने की आदतें बदल लेंगे तो शायद आपको कभी ऑपरेशन या भारी भरकम दवाओं की जरूरत ना पड़े। अब मैं बात करूंगा घुटने के दर्द, क्योंकि यही तो आज का टॉपिक है साथियों। इसका इलाज कैसे किया जाए, तो मैं बड़े ही विस्तार से, गहराई से बात करने जा रहा हूं। मुझे पता है यह वीडियो घंटा से भी ज़्यादा होगा, तो मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने साथ कोई हेल्दी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ जरूर रख लें। गौर से सुनें, क्योंकि ये वीडियो अगर आप देख लें तो मैं तो यह दावा प्रस्तुत कर सकता हूं कि घुटने के दर्द की समस्या से आप नहीं जूझेंगे। उससे पहले ही यह वीडियो आप देख लें, दूसरे को भी दिखलवा दें, और किसी वीडियो देखने की शायद मौका न लगे। और इसके एक एक लाइन पूरे रिसर्च करके ऑथेंटिकेटेड, प्रामाणिक रूप से ही मैं बात कर रहा हूं। कहीं एक लाइन भी अगर गलत साबित हो जाए तो आप कमेंट में लिखिए साथियों कि कौन सा मेरा लाइन गलत है। मैं यहां स्टेप बाय स्टेप गाइड देने जा रहा हूं। घुटने का दर्द यह आज सिर्फ बुजुर्गों की समस्या नहीं रह गया, यह युवाओं, यहां तक कि बच्चों में भी दिखने लगा है। और कारण है बैठे बैठे जीवन शैली, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, गलत खान पान, मोटापा और विटामिन की कमी। और इलाज का उद्देश्य केवल जो दर्द है, घुटने का दर्द, इसे कम करना नहीं है, बल्कि कार्टिलेज की रक्षा करना, मांसपेशियों को मजबूत करना और जीवन की गुणवत्ता, जो हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ होते हैं, इसको बहाल करना है। और इलाज के 3 बड़े चरणों में मैं यहां बताने जा रहा हूं भाई साथियों, स्टेप बाइज। जो पहला स्टेप्स है, पहला चरण है, आप कह लीजिए शुरुआती दर्द का इलाज। घुटने का दर्द, जब घुटने में हमारे हल्का फुल्का दर्द होता है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते समय हम नहीं चढ़ पाते हैं, लंबे समय तक बैठने या चलने में दर्द होना, तो इस स्तर पर ही ध्यान देना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। सबसे पहला तो यही लेवल है कि आपको कुछ सारे टेस्ट जो हमने 5 बताया, 5 में पास कर गए। जब 5 में पास कर गए तो बधाई ले लीजिए और आप चलते बनिए। और आप चाहते हैं कि 5 टेस्ट पास कर लिए, अपने किसी सगे संबंधियों, मित्रों को यह जानकारी दें, तो आप हमारे साथ आगे बने। तो इसमें मैं इलाज की बात कर रहा हूं, यानी कि जिनको पेन है, लंबे समय तक बैठ नहीं सकते, दर्द महसूस करते, तो इस स्तर पर ही, प्राइमरी लेवल में ही ध्यान देना सबसे ज़्यादा जरूरी है।
और इस स्टेज पर सही कदम उठाने से बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। एक प्रिवेंटिव मेजर्स कह सकते हैं साथियों। इसमें क्या आता है? पहला तो आराम और गतिविधियों का संतुलन। ऐसा नहीं कि पूरा आराम ही आराम कर रहे हैं, बेड रिडन ही हो जाइए, हमेशा बेड पर ही पड़े रहिए, या फिर इतना ज़्यादा गतिविधि कीजिए। तो दोनों का संतुलन जरूरी है। जरूरी है कि घुटनों पर अनावश्यक दबाव न पड़े, बहुत ज़्यादा जोश में ना आ जाए। बहुत ज़्यादा चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, भारी सामान उठाना या कठोर सतह पर दौड़ना बिल्कुल टालें। जब आपको दर्द हो गया जबरदस्ती ना करें। साथ ही यह भी ध्यान दें कि आप पूरी तरह निष्क्रिय भी ना रहें। हल्की स्ट्रेचिंग, सरल एक्सरसाइज जरूरी है। इसके साथ ही सही डाइट, जैसा कि मैंने अभी विस्तार में बताया, जहां हरी सब्जियां, ताजे फल, सलाद, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स की मैं बात की, ये सब आप लीजिए। जंक फूड, तैलीय शक्कर युक्त भोजन कम करें। विटामिन डी और कैल्शियम का संतुलन बनाएं। पानी की मैं बात करता हूं, पानी की महिमा पर अगर बात करें तो आप स्वयं 1 घंटा बात कर सकते हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल ही समय नहीं देना चाहता हूं और सिर्फ यही कहता हूं कि पानी की पर्याप्त मात्रा लें ताकि जॉइंट्स में लुब्रिकेशन बनी रहे। अगर मैं बात करूं फिजियोथेरापी की, तो यह आपके क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें। हिल स्लाइड्स मैंने बताया, ब्रिजिंग, स्टेप्स अप, स्विमिंग जैसी गतिविधियां बहुत लाभकारी हैं। और इसके लिए आप एक पेशेवर फिजियोथेरापिस्ट से पर्सनलाइज एक्सरसाइज प्लान लेना सबसे बेहतर माना जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी अलूल जलूल मिला और आप करना शुरू कर लिए और आप परेशान हो गए। क्योंकि जब फिजिकल आपके पास फिजियोथेरापी वो आएंगे तो आपको कस्टमाइज करके जो आपके शरीर के लिए, जो आपकी बाकी कंडीशन के लिए चाहिए, लाइफस्टाइल के अनुसार, एक दिन में तो चेंज नहीं हो सकता ना। आपका शरीर जिस तरह से, उसके अनुसार आपको कस्टमाइज करके वो एक्सरसाइज प्लान देंगे। इसके साथ ही सप्लीमेंट्स, अगर मैं प्राइमरी लेवल वाले की बात करूं तो ओमेगा 3 जो सूजन को कम करता है, ग्लूकोसामिन और कंड्राइटिन सल्फेट जो कार्ट्रिज की मरम्मत और कुशनिंग में मदद करता है, वहीं हाइलुरोनिक एसिड जोड़ के तरल को बढ़ाकर लुब्रिकेशन प्रदान करता है, और वहीं विटामिन डी और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है। और ध्यान रहे, ये सप्लीमेंट्स दवा नहीं है, लेकिन अगर लंबे समय तक लेने पर ये असर दिखाते हैं साथियों। और इस स्टेज पर सही कदम उठाने से आप कह सकते हैं कि 70 to 80% लोग बिना बड़े इलाज के ठीक रह सकते हैं, अगर आप यह मानते हैं। और दूसरी चरण मैं बात करता हूं सेकेंड लेवल में जो जा चुके हैं, यानी कि उनका घुटने का दर्द लगातार है, मध्यम स्तर का दर्द रहता है। तो अगर शुरुआती उपाय जो हमने अभी बताए आप उपाय कर लिए, इसके बावजूद भी आपके घुटने का दर्द लगातार बना रहता है और एक्सरे, एमआरआई में कार्टिलेज की खराबी दिखने लगती है, तो उन्नत इलाज की जरूरत होती है साथियों। एडवांस स्टेज में आपको जाना है। नज़रअंदाज करने की भूल न करें। हमारे कई साथी अपने घुट्टे ऐसे करके ऐसे ऐसे से चलते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ नहीं पाए, सही समय पर सही इलाज नहीं करवा पाए, इग्नोर करते रहे। तो मैं सेकेंड लेवल की बात करता हूं, जिसमें सबसे पहला आता है पीआरपी इंजेक्शन, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरापी। ये क्या होता है जानते हैं साथियों? संक्षेप में बताता हूं। यह एक आधुनिक और सुरक्षित तकनीक है जिसमें रोगी के अपने ही खून से प्लेटलेट्स अलग कर लिए जाते हैं। डेंगू वाले को देखे ही होंगे कि प्लेटलेट्स कैसे दूसरे डोनर से लेके उसके ब्लड को प्यूरिफाई करके प्लेटलेट्स जो पीला पीला होता है 50 ml निकाला जाता है, वो दूसरे को दिया जाता है। यही काम खुद के ब्लड से प्लेटलेट निकाला जाता है और इन प्लेटलेट्स में ग्रोथ फैक्टर्स और हीलिंग प्रोटीन्स होते हैं और इन्हें उस घुटना जिस लेफ्ट राइट या दोनों में जहां भी प्रभावित है उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है। आप जानते हैं कैसे यह मदद करता है? तो यह कार्टिलेज की मरम्मत करता है, रीजेनरेशन को बढ़ावा देता है और सूजन और दर्द को कम करता है, जॉइंट्स को और अधिक लचीला और कार्य सक्षम इफिशिएंट बनाता है और सर्जरी से बचाव का हमें विकल्प मिल जाता है और रोगी को अपनी सेल का इस्तेमाल करने का साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होता है। रिकवरी तेजी होती है और दवाइयों पर निर्भरता घटती है। इसके कुछ सीमाएं भी हैं। असर हर व्यक्ति पर अलग अलग होता है साथियों।
शुरुआती और मध्यम स्तर की ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत अधिक प्रभावी है। कई बार 2-3 सीटिंग की जरूरत पड़ सकती है और इस चरण में पीआरपी के साथ साथ फिजियोथेरापी और वेट मैनेजमेंट जारी रखना जरूरी है। और तीसरा जो अंतिम चरण है साथियों, गंभीर स्थिति, जब आपको पता चल गया कि हमारी कार्टिलेज पूरी तरह खराब हो चुकी है, घिस गई है और हड्डियां आपस में रगड़ रही हैं, तो यह एंड स्टेज ऑर्थराइटिस कहलाता है। और इस स्तर पर सबसे कारगर और स्थायी समाधान है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो आइए मैं अब इस वीडियो के हिस्से में आपको बताऊंगा कि आखिर ये केपीएस नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होता क्या है। तो कई बार घुटने में गठिया, आर्थराइटिस, चोट, इंजरी या घिसाव, बियर एंड टियर, एजिंग के आधार पर इन तमाम कारणों की वजह से हमारी घुटने की हड्डियों के बीच का कार्टिलेज, जिसे उपास्थि बोलते हैं, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इससे हमारी हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं और दर्द बहुत बढ़ जाता है, यहाँ तक कि चलना फिरना कठिन हो जाता है। तब ये आते हैं हमारे खराब या घिस चुके घुटने के जॉइंट जो हैं उनको निकाल दिया जाता है साथियों, और उनकी जगह पर एक नया आर्टिफिशियल इम्प्लांट, जिसे कृत्रिम जोड़ कहते हैं, लगाया जाता है। और आमतौर पर यह धातु, मेटल, मजबूत प्लास्टिक और कभी कभी सिरेमिक से बनाया जाता है। एक घुटने के इम्प्लांट आपने सुना होगा काफ़ी। इसमें क्या धातु यूज होता है जानते हैं? ये स्पेशल धातु होते हैं, मिश्र धातु एलॉय होते हैं, जिसमें पहला धातु इस्तेमाल होते हैं कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली धातु होते हैं। ये बड़ा ही मजबूत, जंगने लगते हैं और चिकनाई भी होते हैं, इससे वियर कम हो जाते हैं। इसमें इस्तेमाल होते हैं टाइटेनियम और टाइटेनियम के एलॉय, जो कि बड़ा ही हल्की और शरीर के अनुकूल, जिसे बायोकम्पेटिबल कहते हैं साथियों। ज़्यादातर हड्डियों में टिकाने वाले हिस्सों में यह प्रयोग होती है। और तीसरा इस्तेमाल होते हैं ऑक्सीडाइज जरकोनियम और ऑक्सीनियम, जो आज आधुनिक रूप से बड़ा ही कॉस्टली होता है, जरकोनियम वाला बना हुआ। ये नई तकनीक की धातु है, जिसकी वजह से सिरेमिक जैसी इसकी सतह होती है, मेटल होते हुए भी सिरामिक जैसा दिखता है। घिसाव इसमें बहुत ही कम होता है, इसीलिए युवा और ज़्यादा सक्रिय लोग जो हैं, जिनका लाइफ स्पैन ज़्यादा ही बचा हुआ, इनके लिए यह रिकमेंड किया जाता। थोड़ा महंगा होता है और इसमें प्लास्टिक भाग भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे अल्ट्रा हाई मोलिकुलर वेट पॉलीथीन UHMWPE कहते हैं। यह कुशन गद्दे की तरह काम करता है और जोड़ों को आसानी से हिलने डुलने देता है। इसमें सिरामिक भाग भी इस्तेमाल होते हैं, जो कि घुटनों में कम, लेकिन कभी कभी इसका उपयोग होता है, जो बहुत चिकना और मजबूत होता है, लेकिन थोड़ा भंगुर, फ्रेजाइल भी होता है, कि कहीं अगर टकरा गए, दीवार में भी टकरा गए तो सिरामिक वाला टूट सकता है। तो ये जो नया इम्प्लांट होता है, पुराने घुटने की तरह काम करता है साथियों, और व्यक्ति को दर्द मुक्त और आसानी से चलने में मदद करता है। आमतौर पर इम्प्लांट के कितने प्रकार होते हैं जानते हैं? पहला होता है फीमोरल कंपोनेंट, जो कि ऊपर का हिस्सा है, जांघ की हड्डी पर लगने वाला हिस्सा, जो कोबाल्ट और क्रोमियम मिश्र धातु का बना होता है। दूसरा होता है टिबियल कंपोनेंट, पिंडली नीचे वाले जो हैं, पिंडली की हड्डी पर लगने वाला हिस्सा है, जिसे बेस प्लेट कहते हैं। यह टाइटेनियम या कोबाल्ट क्रोमियम से और प्लास्टिक का संयोजन होता है। तीसरा होता है टिबियल इंसर्ट, प्लास्टिक स्पेसर, जो दोनों के बीच में होते हैं। ये पोलोइथिलीन से बनते हैं, पॉलीथीन जिसे हम सिंपल कहते हैं। और चौथा होता है पटेलर कंपोनेंट, जो घुटने की टोपी होता है, जो हम देखते हैं, इसके नीचे का हिस्सा आमतौर पर प्लास्टिक का यह होता है। तो नी में कैसे कैसे इम्प्लांट होता है ये आप जान लिए। अब आप यह जानिए कि नी रिप्लेसमेंट के कितने प्रकार हैं। तो यह 2 प्रकार हैं साथियों। पहला है टोटल नी रिप्लेसमेंट, जिसे बोलते हैं TKR, पूरे घुटने के जॉइंट को बदला जाता है और यह सबसे सामान्य सर्जरी है। और दूसरा है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, जिसे कहते हैं PKR, केवल घुटने के किसी एक हिस्से, अंदरूनी, बाहरी या सामने को बदले जाता है एज पर रिक्वायरमेंट। तो किसे ज़रूरत होती है यह? अगर लंबे समय से चल रहे सेवेर ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले रोगियों को,
जिनके घुटने में लगातार सूजन, दर्द या जकड़न बनी रहती है, जब दवाइयाँ, फिजियोथेरापी और अन्य उपचार असरदार न हो, इनइफेक्टिव हों, जब रोगी चलने, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने या सामान्य कार्य में असमर्थ हो जाए, तब ये होती है। अगर आप इस सर्जरी के लिए जा रहे हैं या आपके कोई सगे संबंधी जा रहे हैं, तो आपको यह जानना बहुत ही ज़रूरी है साथियों कि इस सर्जरी से पहले प्री सर्जरी प्रिपरेशन होता है। पहले की कुछ तैयारियां होती हैं जिसमें रोगी का पूरा मेडिकल एवेल्यूएशन किया जाता है, जिसमें ब्लड टेस्ट किया जाता है, ईसीजी है, एक्सरे है, एमआरआई आदि तमाम टेस्ट किए जाते हैं और डॉक्टर यह सुनिश्चित करते हैं कि रोगी जो हैं उनका हृदय, फेफड़ा, शुगर लेवल यह सब सामान्य हो, और कई बार इंतजार भी करते हैं कि उनका शुगर लेवल जो है सही लेवल पर आ जाए, तभी वो सर्जरी करते हैं। और रोगी को इन्फेक्शन से बचाव के लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, खून पतला करने वाली भी दवा दी जाती है, कई बार अलग अलग लोगों के अनुसार की जाती है। और एनेस्थेसिया, बेहोशी का प्रकार भी तय किया जाता है कि इस व्यक्ति को जनरल एनेस्थेसिया दिया जाए, यानी कि पूरे शरीर को बेहोश किया जाए, या फिर जिस हिस्से में, यानी कि स्पाइनल इपिड्यूरल एनेस्थेसिया, जो कि सिर्फ कमर के नीचे के हिस्सा को सुन्न करता है। तो ये सब वो सुनिश्चित करते हैं एनेस्थेसिया वाले। इसके बाद जो मुख्य हिस्सा आता है कट लगाना, जिसे मेडिकल टर्म में बोलते हैं साथियों इंसिजन। डॉक्टर घुटने के सामने लगभग 8 से 10 इंच लंबा चीरा ऐसे लगाते हैं। त्वचा और मांसपेशियों को बड़ा सावधानी से हटाते हैं, क्लिप होते हैं, ट्वीजर होते हैं, ये सबसे यंत्र सबसे। और उन घुटने की हड्डी जो फ्यूमर है, टिबिया है, ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों कार्टिलेज को भी उजागर करते हैं। और तब फिर होते हैं उन खराब हिस्से जो बियर एंड टियर हो गए हैं, इनको ग्राइंड करके कटर के द्वारा हटाया जाता है और उन कार्टिलेज और हड्डी के खराब हिस्से को हटा देते हैं। जो फीमर, जांघ की हड्डी है ऊपर वाला, और टिबिया, पिंडली की हड्डी जो नीचे की सतह की, इसको सावधानी से काट कर, और जो इम्प्लांट जो मैंने बात किया वो यंत्र जो है लगाने के लायक इसे तैयार किया जाता है, क्योंकि उबड़ खाबड़ में नहीं लगेगा, उसे प्लेन करना पड़ेगा, तब वहाँ जाके वो सेट होता है। उसे रेक्टेंगुलर शेप चाहिए। अगर पटेला, जो घुटने की टोपी है, यह भी बहुत घिस चुकी होती है कई लोगों में, तो उसका निचला हिस्सा जो अंदर का हिस्सा है उसे कृत्रिम पटेला भी लगाया जाता है, यानी कि चारों पार्ट चेंज किए जाते हैं। इसमें फीमोरल कंपोनेंट जो धातु का हिस्सा है जांघ की हड्डी पर लगाया जाता है, वहीं टिबियल कंपोनेंट पिंडली की हड्डी पर लगाया जाता है, और इनके बीच एक प्लास्टिक स्पेसर जो विशेष किस्म का कुशन की तरह काम करता है, जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से, घूमने और स्लाइड करने में मदद करता है। और यह नया जॉइंट बिल्कुल नेचुरल जैसा काम करता है साथियों। सर्जन इम्प्लांट की फिटिंग और अलाइनमेंट को भी परखते हैं। घुटने को मोड़कर सीधा करके देखा जाता है कि जॉइंट सही से काम कर रहा या नहीं, और इसके बाद ये सब टेस्टिंग के बाद उस घाव को बंद कर दिया जाता है। जब इम्प्लांट सही तरीके से फिट हो जाता है तो चीरे को स्टिच या सर्जिकल स्टेपल से बंद कर दिया जाता है, जो कि 12, 14, 20, 25 कितने बड़ा कट किए गए हैं, इसके अनुसार उसे स्टिच देके बंद कर दिया जाता है। और ये स्टिच पर रिकवरी भी डिपेंड करता है। और घुटने पर स्टेराइल बैंडेज या कभी कभी ड्रेन ट्यूब भी लगाई जाती है, ताकि जो अतिरिक्त खून स्राव हुए हैं ये बाहर निकल सकें। और इसके बाद, इस ऑपरेशन के बाद रोगी को रिकवरी रूम में ले जाया जाता है साथियों, जहाँ की वाइटल साइन जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट है, ऑक्सीजन लेवल है, इन सबों की निगरानी की जाती है। और जब रोगी धीरे धीरे होश में आते हैं तब उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट की जाती है। अगर बात की जाए पोस्ट सर्जरी केयर की, कि सर्जरी तो हो गया, उसके बाद क्या देखभाल होता है, तो रोगी को कई बार 1 से 2 दिन तक आईसीयू या एससीयू, जहां स्पेशल केयर यूनिट होता है, उनमें रखा जाता है। दर्द नियंत्रित, कई बार पेन तो होंगे ही, हड्डी कटे हैं, जब एनेस्थेसिया का असर खत्म होगा उन दर्द को नियंत्रित करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। और अगले ही दिन से फिजियोथेरापिस्ट उस पेशेंट को हल्की एक्सरसाइज और चलना सिखाना शुरू कर देते हैं, और 4 से 6 हफ्तों में रोगी सामान्य चलने लगता है। पूरा रिकवरी लगभग 3 से 6 महीने हो सकते हैं।
और अगर सक्सेस रेट की बात की जाए साथियों, तो ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की सफलता दर बहुत ही ऊंची है। लगभग 95% रोगियों को लाभ मिलता है। इम्प्लांट सामान्यतः 15 to 20 ईयर्स तक आराम से चलता है, ऐसा डाटा है। ऑपरेशन के अगले दिन से ही रोगी वॉकर या सहारे से चल सकता है। 3 से 4 दिन में सीढ़ियां चलना शुरू कर सकता है। 3 से 6 हफ्ते में सामान्य दैनिक गतिविधियां करने लगता है और 3 से 6 महीने में पूरी तरह सामान्य जीवन जी सकता है। तो जो पेशेंट परेशान थे, लगातार घुटने के दर्द से परेशान होते थे, वो खत्म हो जाता है। चलने फिरने और रोजमर्रा की गतिविधियों में आसानी होती है। जीवन की गुणवत्ता जो हम सबों की डिजायर होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है और कई बार रोगी फिर से हल्की दौड़, योग और साइकिलिंग तक कर पाता है। हाँ साथियों, यहाँ सावधानियों की भी जरूरत होती है, क्योंकि सर्जरी के बाद नियमित फिजियोथेरापी बहुत जरूरी है। वजन नियंत्रित रखना ताकि इम्प्लांट पर ज़्यादा दबाव न आए। मद्यपान, धूम्रपान से परहेज करना चाहिए ताकि हड्डी और घाव जल्दी ठीक हो सकें। अगर इलाज के दौरान वो कौन सी प्रोफेशनल टिप्स हैं, तो मैं यही कहूँगा साथियों कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें। कहा जाता है सेल्फ मेडिकेशन कैन किल यू। खासकर इंटरनेट या सुनाई दवाओं न लें। हर दवा और सप्लीमेंट की सही मात्रा डॉक्टर ही बता सकते हैं, जिसके लिए वो सर्टिफाइड हैं, जिनके लिए गवर्नमेंट उन्हें अधिकृत की है। और किसी का आपको मानना भी नहीं चाहिए और किसी और को यह बताना भी नहीं चाहिए। दोनों के लिए यह कानूनी प्रतिबद्धता है, कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग है। और हम सबको साथियों मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच करना चाहिए, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। यहाँ घुटने की दर्द अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, फिजियोथेरापिस्ट की ज़रूरत पड़ती है और डाइटिशियन की। तो तीनों की सलाह लेना सबसे बेहतर होता है। और उससे भी ऊपर है लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट साथियों। वेट लॉस, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा और स्ट्रेस मैनेजमेंट। कई बार हम ये सब तो कर लेते हैं कि तमाम अपने फेलर के बारे में निराशा में रहते हैं, स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो हर चरण में ये चारों चीज लाभकारी होती हैं। और मैं सदैव कहता हूँ कंसिस्टेंसी इज द की। चाहे डाइट हो, एक्सरसाइज हो, सप्लीमेंट हो, लंबे समय तक नियमित पालन करना ही असरदार है। और घुटने का दर्द का इलाज एक क्रमबद्ध यात्रा है साथियों। यह कोई मंजिल नहीं है, एक कंटिन्यूअस जर्नी है, लाइफ लॉन्ग। खासकर शुरुआती चरण में आराम, आहार, व्यायाम और सप्लीमेंट काफ़ी होते हैं। वहीं लगातार दर्द होने पर पीआरपी इंजेक्शन जैसे आधुनिक नॉन सर्जिकल विकल्प मौजूद हैं। और गंभीर अवस्था में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो जीवन की गुणवत्ता को वापस लाने में अद्भुत परिणाम देती है। तो साथियों याद रखिए, जल्दी पहचान और सही स्टेप्स ही इस बीमारी से बचाव और इलाज की कुंजी है। घुटनों की देखभाल अभी से शुरू करें, आज से शुरू करें, ताकि भविष्य में आपको बड़े ऑपरेशन की जरूरत ही न पड़े। आपने अभी तक ये सब बात जान लिया, लेकिन मैंने अभी तक यह जिक्र नहीं किया कि इन तमाम घुटने के इलाज का खर्च क्या होगा। तो चलिए मैं खर्च की बात भी करते चलूं, क्योंकि मैंने यह वादा किया कि इस वीडियो के बाद घुटने के दर्द से संबंधित किसी और वीडियो या आर्टिकल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बताता हूं कि घुटने का दर्द केवल एक स्वास्थ्य समस्या नहीं है साथियों, बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक चुनौती भी तो है। जब किसी व्यक्ति के घुटने के दर्द करते हैं तो वह केवल उसका स्वास्थ्य ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसकी इफिशियंसी, कार्य क्षमता भी तो घट जाती है। जहां ड्यूटी कर रहे हैं, पेशा में हैं, व्यवसाय में हैं, वहां से छुट्टी लेना पड़ता है, लीव लेना पड़ता है, कमाई भी तो प्रभावित होती है और पूरे परिवार पर इसका असर पड़ता है। और यही कारण है कि सही समय पर और उचित लागत में इलाज की जानकारी हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। और खासकर भारत जैसे देश में, जहां स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में असमानता है, सबको सेम प्रिविलेज नहीं है, वहां खर्च और सुविधाओं के विकल्पों को समझना और सही जगह पर इलाज करवाना बेहद महत्वपूर्ण है। तो मैंने 3 लेवल की बात की थी साथियों, तीनों का मैं अलग अलग खर्च बताता हूं। तो सबसे पहले बताता हूं शुरुआती स्तर के खर्च का, इलाज का क्या खर्चा आएगा।
तो सामान्य दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स की जो मैंने बात की, जो डॉक्टर आपको देंगे, तो शुरुआती दर्द के लिए डॉक्टर अक्सर पेन किलर दवाएं देते हैं, विटामिन डी कैल्शियम सप्लीमेंट्स देंगे या ओमेगा 3 जैसी दवाएं लिखते हैं। इनका खर्च बहुत ज़्यादा नहीं होता। कैल्शियम और विटामिन डी की अगर बात करें तो 150 to 400 प्रति माह होंगे। ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स की बात करें तो 500 to 1000 प्रति माह हो जाएंगे। और ग्लूकोसामिन और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट की बात करें तो 700 to 1500 पर मंथ हो सकते हैं। तो शुरुआती स्तर पर अगर मासिक खर्च की बात की जाए तो 1000 से 3000 के बीच रह सकता है। वहीं अगर फिजियोथेरापी भी अगर करवा रहे हैं तो फिजियोथेरापी क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह लंबे समय तक असर दिखाती है। एक सत्र का खर्च, यह आप किस शहर में हैं, गांव में हैं, कस्बे में हैं और वहां क्या सुविधा है, उसके अनुसार यह 300 to 1000 तक हो सकता है। आप बुलाकर करते हैं या जाके करते हैं, जाके वहाँ एसी वाला है, क्या स्टार सुविधाएं हैं। तो आमतौर पर यह 10 से 15 सत्रों की ज़रूरत होती है। यानी लगभग आप कह सकते हैं मोटे तौर पर 5000 से लेकर 10,000 तक का पैकेज ये फिजियोथेरापी वाला आपके लिए हो सकता है। इस स्तर पर इलाज सुलभ जो प्राइमरी लेवल में बताया और किफ़ायती भी होता है, लेकिन लगातार करना जरूरी होता है। अब मैं बात करता हूँ मध्यम स्तर का इलाज, जिसमें मैंने बात किया था पीआरपी इंजेक्शन। तो जब दर्द लगातार बना रहता है और कार्टिलेज आंशिक रूप से खराब हो जाता है, तब डॉक्टर आपको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरापी की सलाह देते हैं। और इसकी लागत की बात की जाए तो भारत में पीआरपी इंजेक्शन का खर्च लगभग 8000 to 15000 तक होता है और कई मामले में यह 2 से 3 सीटिंग की ज़रूरत होती है। यानी कि कुल खर्च अगर आप बोलें तो 20,000 to 40,000 तक हो सकता है। क्यों किफ़ायती है? क्योंकि यह आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की तुलना में यह बहुत सस्ता है, रिकवरी समय बहुत कम है और अस्पताल में भर्ती होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, तुरंत ब्लड प्लेटलेट निकलवाइए, इंसर्ट करवाइए, आ जाइए। दवा पर निर्भरता भी घटती है और लंबे समय तक फायदा रहता है। तो आरपीआर इंजेक्शन आज भी भारत में जो मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग दोनों के लिए किफ़ायती और प्रभावी विकल्प माना जाता है। और तीसरा और अंतिम जो मैंने बताया कि गंभीर अवस्था का इलाज, जिसके तहत मैंने विस्तार से सब कुछ कवर किया, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का। अगर भारत में खर्च की बात की जाए साथियों, खासकर प्राइवेट अस्पतालों में, तो टोटल नी रिप्लेसमेंट यानी कि टीकेआर का खर्च लगभग 1.7 लाख to 2.5 लाख प्रति घुटना है। और अगर आपके दोनों घुटने चले गए हैं, दोनों को सर्जरी कराना है एक ही साथ, तो खर्च लगभग 3.5 लाख से 5 लाख तक हो सकता है। और इस खर्च में सर्जन की फी, इम्प्लांट का जो मटेरियल है, कई बार इम्पोर्टेड भी होते हैं, अस्पताल में 4 से 5 दिन रहना पड़ सकता है, दवाइयाँ, तमाम खर्च भी शामिल है। और यही अगर आप करवाना चाहते हैं विदेश में जाके, खासकर अमेरिका, यूरोप या किसी डेवलप्ड कंट्री में, तो यह सर्जरी का कीमत 20 लाख से 25 लाख तक जाती है। और इसमें अस्पताल की फ़ी, डॉक्टर की फ़ी, बीमा व्यवस्था का बड़ा हिस्सा शामिल होता है। इसीलिए कई विदेशी मरीज भारत मेडिकल टूरिज्म के तहत आते हैं, क्योंकि भारत में किफ़ायती दाम में विश्व स्तरीय सर्जरी उपलब्ध है। भारत में सर्जरी 8 से 10 गुना सस्ती है, लेकिन गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर है साथियों। और इसके लिए अगर मैं बात करूं कि क्या सरकारी योजनाएं और मुफ्त इलाज का भी स्कोप है, बिल्कुल है साथियों। अपने दर्शक को मैं बताना चाहूँगा कि आयुष्मान भारत योजना, भारत सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के तहत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध है। और इस योजना में योग्य मरीजों के लिए घुटना प्रत्यारोपण, नी रिप्लेसमेंट पूरी तरह से मुफ्त है। और योजना में शामिल सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही जिन्हें CGHS, ECHS या अगर कोई खुद ही सेल्फ मेडिकल इंश्योरेंस लिए हैं और उसमें टॉपअप लिए हैं कि पेरेंट्स के भी मेडिकल इंश्योरेंस कवर हों, जो कि लेना ही चाहिए आज के समय में, खासकर आपको टैक्स की भी छूट मिलती है और खुद के सुरक्षा के लिए भी,
क्योंकि जब आज लगते हैं तो लाख में ही लगते हैं, हज़ार में नहीं लगते हैं। तो इसके लिए आपको मेडिकल इंश्योरेंस तो चाहिए ही चाहिए। ये सब इसको कवर करते हैं। और कई राज्य स्तरीय योजनाएं भी हैं साथियों। कई राज्य सरकारों की अपनी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं भी हैं। जैसे मैं बताऊं कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में विशेष स्वास्थ्य बीमा योजनाएं लागू की हैं, जिनमें जोड़ों की सर्जरी भी शामिल है। इसका मतलब है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा सकते हैं, और वह भी बिना खर्च किए हुए। और इस रिप्लेसमेंट की जो ऑपरेशन की मैंने बात किया, इसमें कई बार हिडन कॉस्ट भी होते हैं साथियों, और कई ज़रूरी सावधानियां होती हैं। इसे भी मैं आपको समझा कि बताता ही चलूं कि क्योंकि कई बार मरीज केवल सर्जरी की लागत देखकर निर्णय ले लेते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी होता है कि कुछ अतिरिक्त खर्च भी हो सकते हैं। जैसे जांच करने होंगे, इन्वेस्टिगेशन करने होंगे, जिसमें एक्सरे, एमआरआई, ब्लड टेस्ट आदि तमाम खर्च होते हैं, जो कि 5,000 से 10,000 तक हो सकते हैं। दवाइयाँ और फिजियोथेरापी हो सकते हैं, जो कि सर्जरी के बाद 2 से 3 महीने तक चलेंगे, जो कि 10 से 20,000 तक अतिरिक्त हो सकते हैं। इम्प्लांट की गुणवत्ता आपको बता दिए कि 1.7 लाख लगा, और वहाँ इम्प्लांट कौन सा लगाने जा रहे हैं आप? इम्पोर्टेड ये मटेरियल, जैसे आज के डेट में जर्कोनियम वाला जो है वो बड़ा कॉस्टली है। अगर आप अच्छे ब्रांड के इम्प्लांट लेते हैं, वो निश्चित है महंगा होंगे, लेकिन उन लंबे समय तक चलते हैं, खासकर 15 से 20 साल तक चलते हैं। और उसके बाद फॉलोअप की ज़रूरत होती है, नियमित डॉक्टर विजिट, जिसका चेकअप का खर्च शहर के अनुसार हो सकता है 500 to 2000 प्रति विजिट भी लगे। इसीलिए कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि नी रिप्लेसमेंट का वास्तविक खर्च 2.5 लाख से 3 लाख तक पहुंच सकता है एक घुटने का। लेकिन यह एक लाइफ चेंजिंग इन्वेस्टमेंट है साथियों। और कौन सा इलाज किसके लिए बेहतर है, तो इसके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि शुरुआती दर्द अगर है तो कम खर्च वाला सप्लीमेंट्स और फिजियोथेरापी से आसानी से मैनेज हो सकता है। और वहीं लगातार दर्द है अगर, तो पीआरपी इंजेक्शन कम खर्चीला और प्रभावी विकल्प है। लेकिन ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं, गंभीर अवस्था में आ चुके हैं, तो नी रिप्लेसमेंट ही एक अस्थायी समाधान माना जाता है। और भारत में जो उपलब्ध सुविधाएं हैं, भारत में घुटने के इलाज के लिए हर स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध हैं। खासकर टायर 1 सिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं, जैसे एम्स दिल्ली में, अपोलो फोर्टिस, मेदांता, मैक्स हॉस्पिटल, ऐसे कई बड़े हॉस्पिटल हैं। टायर 2, टायर 3 हॉस्पिटल में भी कई जो मेडिकल कॉलेज हैं और सरकारी अस्पताल हैं, कम खर्च में विश्व स्तरीय सर्जरी उपलब्ध करवाते हैं। मेडिकल टूरिज्म आप जानते होंगे साथियों, भारत नी रिप्लेसमेंट के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहां क्वालिटी हाई और खर्च कम है। तो अंत में यही बोलूंगा साथियों, एज ए प्रोफेशनल टिप्स, कि आप सही निर्णय कैसे लें। तो अपनी स्थिति को पहचानें, जिसे सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, एक्सरे और डॉक्टर की सलाह से समझें कि दर्द शुरुआती, मध्यम या गंभीर अवस्था में है। खर्च और लाभ का संतुलन देखें। अगर शुरुआती अवस्था में है तो क्यों सीधे रिप्लेसमेंट की बात की जाए, जो कि केवल दवाइयाँ या फिजियोथेरापी से ठीक हो सकते, तो करा लें। अगर कार्टिलेज बहुत खराब हो चुका है, तब नी रिप्लेसमेंट ही सबसे सही निवेश है, तब उसे भी न टालें, चाहे आपको कर्ज ही क्यों न लेना पड़ जाए। और सरकारी योजनाओं का तो अवश्य ही लाभ उठाएं साथियों। अगर आप आयुष्मान भारत या राज्य सरकार की योजना के योग्य हैं, उनमें कवर होने जो एलिजिबिलिटी है, तो नी रिप्लेसमेंट आपके लिए बिल्कुल मुफ्त हो सकता है। लंबी अवधि के लिए सोचें। नी रिप्लेसमेंट का खर्च भले ही 2-3 लाख हो, जैसा कि मैंने पूरे डिटेल बताया, लेकिन यह आपको 15 से अगले 20 साल तक दर्दमुक्त जीवन भी तो देता है। खासकर जो कामकाजी क्षमता वापस लाना चाहते हैं, उसे बढ़ाता है, इफिशियंसी को बढ़ाता है, साथ ही जीवन की गुणवत्ता को सुधारती है। आप बेहतर से जीवन का आनंद ले सकते हैं। और ये घुटने का दर्द का इलाज अब किसी भी वर्ग के लिए असंभव नहीं रहा, चाहे वो पीआरपी इंजेक्शन, यह भी किफ़ायती और असरदार विकल्प है। वहीं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भारत में विदेशों की तुलना में 8 से 10 गुना सस्ती है साथियों। और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं योग्य मरीजों के लिए पूरी तरह मुफ्त बना देती है। तो याद रखिए, खर्च को देखते हुए इलाज टालना सबसे बड़ी गलती होगी। सही समय पर किया गया निवेश
न केवल दर्द से आपको राहत देगा, बल्कि आपकी जीवन शैली, आत्मविश्वास और कार्य क्षमता, जो आपकी इफिशियंसी है, सेल्फ स्टीम, इसे भी तो वापस लाता है। कई बार हम ऑपरेशन करा लेते हैं और उसके बाद घुटने की देखभाल नहीं करते हैं। तो घुटना प्रत्यारोपण आज लाखों मरीजों के लिए वरदान साबित हुआ है साथियों। ऑपरेशन के बाद व्यक्ति का दर्द लगभग नगण्य खत्म हो जाता है, चलना फिरना आसान हो जाता है और जीवन की गुणवत्ता में बड़ा सुधार आता है। लेकिन यह सुधार तभी लंबे समय तक टिकता है जब मरीज ऑपरेशन के बाद कुछ सावधानियां बरतें, डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह का पालन करें। अक्सर मरीज सोचते हैं कि नया घुटना लगते ही अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और वे बिना किसी सीमा के दौड़ कूद या भार उठाने लगते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है साथियों। नया घुटना बहुत मजबूत होता है, लेकिन यह प्राकृतिक घुटने जैसा नहीं होता है। इसे लंबे समय तक सही रखने का एक चुनौती होता है और इसके लिए कुछ सीमाओं का पालन करना अत्यावश्यक है। खासकर ऑपरेशन के तुरंत बाद सर्जरी के अगले दिन ही मरीज को चलना सिखाया जाता है। 3 से 4 दिन के अंदर सीढ़ियां चढ़ने उतरने का अभ्यास कराया जाता है। 3 से 6 हफ्तों में मरीज सामान्य गतिविधियां करने लगते हैं और 3 महीने के अंदर अधिकतर मरीज पूरी तरह सक्रिय जीवन जीने लगते हैं। यह शुरुआत बहुत उत्साहजनक होती है, लेकिन यहीं पर सावधानी बरतना आवश्यक होता है। तो मैं बताऊंगा कि अगर आपने ऑपरेशन कराया है तो क्या क्या कर सकते हैं। आपको आराम से चलना है। प्रतिदिन 3 से 5 किलोमीटर आराम से चल सकते हैं। पैदल चलना सबसे अच्छी कसरत है, क्योंकि इससे घुटने की मांसपेशियां मजबूत रहती हैं और वजन भी नियंत्रित रहता है। लेकिन अचानक बहुत लंबी दूरी चलने या दौड़ने से आपको बचना चाहिए, खासकर सीढ़ियां चढ़ने। ऑपरेशन के बाद मरीज आसानी से सीढ़ियां चढ़ और उतर सकता है। शुरुआती महीने में रेलिंग का सहारा लेना बेहतर है। एक बार में बहुत अधिक सीढ़ियां चढ़ने से आपको बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। और जो मैं बात कर रहा था सुखासन, पालथी और उकड़ू मार के बैठना, मरीज पालथी मारकर या उकड़ू बैठ सकते हैं, लेकिन कभी कभार और कम समय के लिए। आप ओवर स्मार्ट न बने, अपने आप को बहुत ज़्यादा ना आंकने लगें। रोजाना लंबे समय तक ऐसा करना नए घुटने पर दबाव डाल सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है। जमीन पर बैठने की बजाय कुर्सी का इस्तेमाल करना आपके लिए बेहतर होगा। ऑपरेशन के 2-3 महीने बाद ही मरीज गाड़ी भी चला सकता है, यात्रा कर सकता है और सामाजिक गतिविधि में भी हिस्सा ले सकता है। हल्के खेल कर सकते हैं, जैसे स्विमिंग या साइकिलिंग भी कर सकते हैं। आपको अत्यधिक दबाव से बचना चाहिए। नए घुटने पर जरूरत से ज़्यादा भार, जैसे भारी वजन उठाना नुकसानदेह हो सकता है। कूदने वाले खेल जैसे फुटबॉल है, बास्केटबॉल है या कबड्डी पूरी तरह से आपको अवॉइड करना है। अचानक मुड़ना, झटका लगना, घुटने को अचानक मोड़ने या घुमाने से जानते हैं आपके इम्प्लांट को नुकसान पहुंच सकता। इसीलिए योग या व्यायाम करते समय केवल वही आसन करें जो आपको डॉक्टर, फिजियोथेरापिस्ट ने बताए हों। वजन बढ़ना ये तो सबके लिए समस्या है, और अधिक वजन अगर आपका है तो नए घुटने पर दबाव बढ़ा देता है और उसके खराब होने की गति तेज कर देता है साथियों। ऑपरेशन के बाद संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से आप अपने वजन को भी नियंत्रित रखिए। और ऑपरेशन के बाद व्यायाम और फिजियोथेरापी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए घुटने को आपको लंबे समय तक सही रखने की चुनौती है, जिसके लिए फिजियोथेरापी और व्यायाम करना ही पड़ेगा, जिसमें आप शामिल कर सकते हैं स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जो आपके मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए करना रोज जरूरी है। स्टेशनरी साइकिलिंग घुटने की लचक और गतिशीलता बढ़ाएगी। स्विमिंग बेहतरीन व्यायाम है। आप आनंदित भी होते हैं, मस्ती भी करते हैं, क्योंकि इसमें घुटने का वजन नहीं पड़ता। हल्की वॉकिंग, हर दिन धीरे धीरे दूरी बढ़ाएं। ध्यान रखें साथियों, व्यायाम का उद्देश्य घुटने को सक्रिय और मजबूत रखना है, न कि उसे अत्यधिक दबाव देना। आपको ऑपरेशन के बाद खान पान पर भी खास ध्यान देना पड़ेगा, खासकर प्रोटीन युक्त भोजन जो दाल है, अंडा है, दूध, पनीर, मछली आदि मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं।
कैल्शियम और विटामिन डी, जो कि आपके हड्डियों को, इम्प्लांट के आसपास की संरचना को, जिसे ग्राइंड किया गया था, कट किया गया था, इसे मजबूत करेंगे। हरी सब्जियां और फल सिर्फ घुटने वाले के लिए नहीं, सब के लिए सूजन कम करते हैं और हमारे अंदर इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। और ये जो जंक फूड मैं बार बार बात कर रहा हूँ, तैलीय खाना, वजन बढ़ाने का कारण बनते हैं, इसीलिए इन्हें भी कम करें। और नियमित फॉलोअप तो करना ही है साथियों, क्योंकि ऑपरेशन के पहले साल हर 3 से 6 महीने में डॉक्टर से चेकअप करवाना जरूरी होता है और इसके बाद के साल में एक बार जांच आवश्यक है, क्योंकि एक्सरे से यह देखा जा सकता कि इम्प्लांट सही स्थिति में है या नहीं, कहीं ट्विस्ट तो नहीं हो गया। और यह सब चीज़ नियमित जांच से ही हो सकता। किसी भी समस्या का शुरुआती अवस्था में पकड़ा जा सकता और तभी इलाज भी कराया जा सकता। तो यह तो बात है घुटना प्रत्यारोपण, जिसे केवल शारीरिक समझने की कोशिश न करें, बल्कि यह हमें मानसिक राहत भी देता है। मरीज फिर से सक्रिय होकर समाज में भाग ले सकता है, उसका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कई बार मरीजों को यह डर रहता है कि नया घुटना कब तक चलेगा। तो अगर सही देखभाल आप कर रहे हैं, केयर एंड मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो यह 15 से 20 साल तक आराम से काम करता है। यह नया जीवन मिला है आपको, लेकिन सावधानी के साथ। चलना सबसे अच्छा व्यायाम है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे दूरी बढ़ाएं। सीढ़ियां चढ़ें उतरें, लेकिन रेलिंग का सहारा लें। पालथी और उकड़ू मारकर बैठना कभी कभार ही करें, इसे रोजाना की आदत न बनाएं। और नए घुटने को अतिरिक्त भार से बचाएं। वजन अपना नियंत्रित करें और सही खान पान अपनाएं। फिजियोथेरापी और व्यायाम को जीवन का हिस्सा बना लें। डॉक्टरों की सलाह और नियमित जांच जो होती है, इसे नज़रअंदाज न करें। तो चूंकि आपको यह नई जिंदगी मिली है और वह बिना दर्द के चल सकता है, सीढ़ियां चढ़ सकता, सक्रिय जीवन जी सकता, लेकिन यह सब तभी संभव है जब मरीज समझदारी से अपनी सीमाओं का पालन करे। नया घुटना बहुत मजबूत होता है, लेकिन यह अमर नहीं है साथियों। चूंकि हम ही अमर नहीं हैं तो घुटना क्या अमर रहेगा। इसकी उम्र बढ़ाने की जिम्मेदारी मरीज की ही है, आपकी ही है। नियमित व्यायाम, सही खान पान, वजन पर नियंत्रण और सावधानी, यही नए घुटने की असली देखभाल है। खासकर ऑपरेशन के बाद सही जीवन शैली अपनाना केवल घुटने की सुरक्षा नहीं, बल्कि पूरे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। तो साथियों, घुटने का दर्द ये कोई किस्मत की लकीर नहीं है जो बोलते हैं कि यहाँ रेखा में आ गया। यह ऐसा रोग है जिसे आप सही समय पर पहचान कर, सही जीवन अपनाकर और आधुनिक इलाज का सहारा लेकर दूर कर सकते हैं। दुनिया भर में लाखों लोग अब दर्द से मुक्त जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वक्त रहते कदम उठाया। तो सदैव याद रखिए साथियों, घुटने का दर्द आपकी जिंदगी का परिभाषा नहीं है, यह केवल एक चुनौती है और हर चुनौती का समाधान मजबूत है। आप जब सुबह उठकर बिना दर्द के चलेंगे, जब आप सीढ़ियां बिना रुके चढ़ेंगे, जब आप अपने बच्चे और पोते पोतियों के साथ खेलेंगे, तो यह एहसास होगा कि सही फैसले आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव हमेशा इलाज से बेहतर है। अगर आप अभी से अपनी आदतों पर ध्यान दें तो शायद घुटनों की समस्या ही ना आए। जैसा कि मैंने 5 योगासन बताया, 5 एक्सरसाइज बताया, रोजाना थोड़ी धूप लें, घर से बाहर निकलें और कम से कम आधा घंटा शारीरिक गतिविधि करें। सही खान पान अपनाइए, हरी सब्जियां, सलाद, मौसमी फल, नारियल पानी, ये आपके शरीर की जरूरत है। जंक फूड और तैलीय चीज़ें स्वादिष्ट जरूर हैं, लेकिन ये धीरे धीरे आपके घुटने को कमज़ोर कर देती है। सक्रिय जीवन शैली अपनाएं, शरीर को चलने फिरने दें। लिफ्ट की बजाय अगर आपको मौका मिलता है तो सीढ़ियां चढ़ें, 2-3 फ्लोर तक तो आप चढ़ ही सकते हैं, लेकिन लिमिट में। मोबाइल और टीवी का समय कम करके खेल और व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। और अगर इलाज की ज़रूरत है तो सही समय पर कराएं, उसे टालें नहीं, क्योंकि दर्द को नज़रअंदाज करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। शुरुआती स्तर पर आपको आराम, डाइट, फिजियोथेरापी काफ़ी होती है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आधुनिक तकनीक, जैसे मैंने बात किया PRP इंजेक्शन, नी रिप्लेसमेंट, ये सब आपके लिए उपलब्ध है, उसका भी आप इस्तेमाल करें। तो साथियों,
मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट इस बड़ी सी वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि सोचिए, अगर आज आप अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले सालों में आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? क्या आप चल पाएंगे? क्या आप अपने बच्चों की शादी में खुलकर नाच पाएंगे, नागिन डांस वो कर पाएंगे, या सिर्फ दर्शक बन के रहेंगे? अगर आप चाहते हैं पोते पोती के शादी में भी डांस कर सकें, आप किसी के ऊपर फिजिकल डिपेंडेंस अंतिम सांस तक न लें, बिना किसी के सहारे के सफ़र कर पाएंगे? लेकिन अगर आज ही आप अपने शरीर को समय देना शुरू करें, यह सब कुछ संभव है, तो आने वाला हर दिन स्वस्थ और खुशहाल हो सकता है। साथियों, जिंदगी बहुत कीमती है, इसे दर्द के साये में मत बिताइए। अपने शरीर को समय दीजिए, सही जीवन शैली अपनाइए और अपने घुटने को दीजिए वो तोहफा जिसके वो हकदार हैं, स्वास्थ्य, ताकत और आज़ादी। याद रखिए, घुटने का दर्द जिंदगी का हिस्सा नहीं है। सही फैसले सही समय पर और आप पाएंगे दर्द मुक्त, सक्रिय और खुशहाल जीवन। स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव, योर नी डिजर्व योर केयर। और अगर यह वीडियो आपको मददगार लगी हो जानकारी, तो इसे अपने दोस्तों, परिवारों, साथियों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आपका एक शेयरिंग किसी की ज़िंदगी में मदद कर सकता है, किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। इस वीडियो को अवश्य लाइक करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक हमारे सारी मेहनत को बिल्कुल खुशी में तब्दील कर देता। मैं भूल जाता हूं कि कितना मैंने मेहनत परिश्रम की, मेरे टीम ने कितना मेहनत किया। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की दमदार, प्रेरणादायक, आपके सेहत से संबंधित, आपको खुशीपूर्वक रखने के लिए, खुशहाल जीवन रखने के लिए लिविंग हैप्पीली अगर काम कर रहा है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी पुश करें, ताकि आपको निरंतर इसी तरह का वीडियो अपडेट मिलते रहें। हेल्थ से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। और अंत में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आप सबों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आप अपने जीवन का इतना समय, लगभग 100 मिनट होने वाला होगा, आपने हमारे साथ बिताया। इसके दिल की गहराई से मैं आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।